दिस इज CACS मोहित अग्रवाल हियर एंड हमारा लीगल एप्टीट्यूड का आज आखिरी क्लास है, जिसमें रिमेनिंग पोर्शंस जो है वो हम लोग सल्टाने वाले इंस्टीट्यूट के मैट से सीधा। और इंस्टीट्यूट का मैट का मैं एक एक पन्ना आपके सामने रखने वाला हूं कि हमने सब कवर किया, और जो रास्ते में अपना रिमेनिंग छोटा छोटा पोर्शंस बाकी है उसको अपने जो है वो पूरा तरीके से सल्टा देंगे अभी पढ़ करके। तो ज्यादा बाकी नहीं है, इसलिए ये वाला क्लास अप्रॉक्स 1 आवर का रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं ये हम लोग का 26th क्लास है लीगल एप्टीट्यूड का। इसके पहले 25 क्लासेस जो है वो हम लोग कर चुके हैं, और ये आज हमारा 26th एंड द लास्ट क्लास ऑफ लीगल एप्टीट्यूड। ईईटी में 25 क्लास नहीं, खाली लीगल एप्टीट्यूड में 25 क्लास, और आज हमारा 26 क्लास है। चलिए आइए, इंस्टीट्यूट का मैट आपको जो है वो सामने रखना है, चाहे हार्ड कॉपी चाहे सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी तो मिला ही नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो सॉफ्ट कॉपी सामने रखिए। ये देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेरे प्यारे बच्चों हमने टोटल ऑलरेडी 6 क्लासेस कर रखे हैं, ठीक है। उसमें हमारा सब कुछ ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है। आइए मैं आपको दिखा देता हूं इंस्टीट्यूट के मैट से सीधा। तो भाई ये क्लास किसके लिए है? जो ऑलरेडी 25 क्लासेस कर रखा है उसी के लिए 26 क्लास है, ठीक है। अगर आप पहला 25 क्लास नहीं कर रखे हैं तो ये क्लास आपके काम का नहीं है। चलिए आइए, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरा का पूरा देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल जो है वो ऑलरेडी मेरे लेक्चर में कवर्ड था। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम लोग का क्या है, फेडरल इन नेचर, बताया गया था आपको ये वाला बात। फिर सारे के सारे फंडामेंटल राइट, बिल्कुल सही। पार्ट 3 की 4, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पक्का पूरा राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट EF करके याद करो, हम याद करवाए थे ना आप लोगों को। पूरा का पूरा यहां पर देखिए, नोट्स भी आपको एग्जैक्टली सेम दिख रहा होगा जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था। देखिए पूरा एग्जैक्टली अब आपको दिख रहा है ना, पूरा सेम नोट्स है। चलिए उसके बाद हमने स्टेट पढ़ा था आर्टिकल नंबर 12 का, ठीक है। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, दिखा रहा हूं कि इंस्टीट्यूट का मैट 100% कवर्ड है। पूरा ये स्टेट अपने सब पढ़ लिए थे। फिर आर्टिकल नंबर 13 में अपने डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड सेवरेबिलिटी पढ़े थे। मैंने नोट्स भी आपको डिक्टेट कर दिया था उसका, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए पूरा आर्टिकल 14, 15 पूरा ऐसे लाइन वाइज चालू हो जा रहा है, जो मेरे मैट में ऑलरेडी है। आपको मेरे मैट से ही करना है, यहां से नहीं करना है। यहां से वही पोर्शन करना है जो मैं फ्रेश पढ़ाऊंगा, ठीक है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 लाइन बाय लाइन अपने सारा पढ़े थे। फिर फ्रीडम या राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 से स्टार्ट होता है, और आर्टिकल 19 में अकेला कितना फ्रीडम था? 6। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, फॉर्म एसोसिएशन, मूव फ्रीली, याद आ रहा है ना, घूमो, रिसाइड कर सकते हो इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड प्रैक्टिस, बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में भी देयर। दिस फ्रीडम्स आर नॉट एब्सोल्यूट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इंपोज्ड। और अभी आप देख रहे हैं कोविड-19 के चक्कर में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हर एक स्टेट अपना अपना लगा रखा है। कहीं कर्फ्यू लगा दे रहा है, कोई दूसरा स्टेट से आने के लिए मना कर दे रहा है, क्योंकि ये सब फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। देखिए पूरा एग्जैक्ट नोट्स जो मैंने है आप लोगों को दे रखा है, पूरा आर्टिकल 20, 21, 22 एवरीथिंग लाइन बाय लाइन आर्टिकल्स कवर्ड था। फिर अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आ गए थे, पार्ट नंबर 4। रिमेंबर दीज आर कंपल्सरी के ऑप्शनल, बिल्कुल ऑप्शनल फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो, बट इफ दे फॉलो इंडिया विल बिकम अ बेटर कंट्री टू लिव इन। फिर इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का लिस्ट, पूरा सेम नोट्स है भाई। और जिस ऑर्डर में मैंने आपको नोट्स दिया था उसी ऑर्डर में देखो इंस्टीट्यूट की किताब में भी है। अब आपको दिखाई दे रहा है, कैन यू फाइंड इट? फंडामेंटल ड्यूटीज उसके बाद आया था आर्टिकल 51A, टन सारा फंडामेंटल ड्यूटीज चल रहा है, ठीक है। सिटीजनशिप एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। अब आप ये वाला पेज मार्क कर लीजिए, यहां तक अपना सब कुछ ऑलरेडी कवर्ड था। अब आप कृपया करके पेज 22 में आइए। पेज 22 में आप सिटीजनशिप में आ जाइए कि कब सिटीजनशिप जो है वो आपको मिलेगा। ये आर्टिकल नंबर 5 यहां से मार्क करिए, बहुत ही सिंपल है। अगर आप यहां पैदा हुए हैं या हमारे मां बाप यहां पैदा हुए हैं, देखिए बॉर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, पेरेंट्स बॉर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, दोनों में से कोई भी पेरेंट, ठीक है। मतलब अगर पापा जो है वो इंडिया में बॉर्न हुए हैं और मम्मी जो है वो बाहर में बॉर्न हुई है, तो भी सिटीजन ऑफ इंडिया का आपको आर्टिकल 5 बोलता है मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद
जो रेसिडेंट इन इंडिया रहा था कम से कम 5 साल प्रीसीडिंग सच कमेंसमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने के पहले, यानी 26 जनवरी 1950। एक्चुअल में 26 जनवरी 1950 के पहले ही, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। अब बात होने लगा सिटीजन को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो सिटीजन कौन है? तो सिटीजन वो जो कि यहां पैदा हुआ, जिसके दोनों में से कोई भी मम्मी या पापा यहां पैदा हुए, या जो लगातार पिछला 5 साल भारत में रहा है। क्लियर है ये 3 चीज? अब पार्लियामेंट तो आपको पता है ना, हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा, बस इतना ही। सबसे ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के अंदर फिर पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। फिर देखिए प्रेसिडेंट का पावर ऑलरेडी मेरा आपको पढ़ाया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मिलिट्री, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, है ना? जब पढ़ा रहे थे तब लग रहा था इतना सब कुछ सीएस ईटी में है, ये तो पहले सीएस एग्जीक्यूटिव में था। अरे भाई पहले सीएस एग्जीक्यूटिव में था, वहीं से तो ईटी में लाया गया। तो देखिए पूरा है ना ये सब। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट 123, फिर गवर्नर 213, सब पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। तो यहां से आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। तो अलग से खाली क्या पढ़ना है? अलग से आपको खाली क्या पढ़ना है? सिटीजनशिप। तो खाली पेज नंबर जो है ना, एक रफ कॉपी निकाल लो, रफ कॉपी निकाल लो, और रफ कॉपी में पेज नंबर नोट डाउन करते जाओ कि इंस्टीमेट का आपको कौन सा पेज नंबर से पढ़ना है, अपार्ट फ्रॉम माई नोट्स। पेज 22 ये पोर्शन खाली, ठीक है। इसके अलावा ये सब ऑलरेडी अपने पढ़ रखे हैं। टोटल एवरीथिंग वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, तो यहां से आपको कुछ नहीं कवर करना है। लेजिस्लेचर इन स्टेट क्या बोलते हैं बताओ? यहां पर क्या बोलते हैं? अब जैसे इंडिया का जो कानून है वो कहां पास होता है? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट दो है, लोकसभा एंड राज्यसभा। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के ऊपर जो एक्ट पास होता है, स्टेट के ऊपर जो एक्ट पास होता है, जैसे बंगाल में जो एक्ट पास होगा वो कहां पास होगा? बंगाल का लेजिस्लेटिव असेंबली में। सर जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है ना इंडिया का, वैसे बंगाल के लिए होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां पर बंगाल के ऊपर जो एक्ट्स लागू होने हैं वो यहां पर पास होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर एक और हाउस है। नॉर्मली एक ही हाउस, जैसे लोकसभा राज्यसभा इंडिया का तो 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है, वैसे स्टेट जो है ना, उस स्टेट का जो लेजिस्लेशन पास होता है वो जनरली कहां पास होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में ही पास होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वो सारे स्टेट्स हैं जिनका लेजिस्लेटिव असेंबली तो है और एक हाउस है लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल करके। तो खाली आप इस स्टेट्स का नाम याद कर लीजिएगा, देख लीजिए। एवरी स्टेट हैज क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली। रफ कॉपी में भी लिख सकते हो और पेज नंबर भी लिख सकते हो। लेट मी चेंज माय पेन। देखिए एवरी स्टेट हैज वन लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन प्लस ये जो सारे स्टेट है इनका लेजिस्लेटिव असेंबली तो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ठीक है। ये सारे स्टेट्स का लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो अब ये एमसीक्यू में आ सकता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल किन लोग का है? देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। ये बड़े स्टेट्स हैं, इनको मैनेज करने के लिए 2 हाउस रखा गया है, यही कारण है, ठीक है। याद करने का तरीका शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए, ए बी एम एम टी यू, ठीक है। अब इसका कुछ आपको छोटा वर्जन अगर आ रहा है तो दिमाग में बताइए, और टेंशन मत लो। ईईटी का हम आपको बताएं, ईईटी का अगर आप लोग खाली क्लासेस वॉच कर लेंगे ना भाई, एमसीक्यू है, आराम से दिमाग में रहेगा, टिक कर सकोगे। सर घर में खुद से पढ़ाई नहीं हो रहा है, नहीं करना है यार, थोड़ा बहुत कर लोगे हो जाएगा। अभी तक नहीं किया कोई टेंशन नहीं। अगर हम बोलते हैं आप 15 जून से भी अपना सेल्फ स्टडी चालू करेंगे ना, तो भी आप 17 जुलाई वाला एग्जाम में झंडा गाड़ देंगे, या उसके बाद अगर आपका दिसंबर में तो आप झंडा गाड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चाहे आपका एग्जाम जुलाई में है, नवंबर में है, जनवरी में है, आप जनवरी 21 में, ये क्लास तब तक के लिए वैलिड है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा अब इसका शॉर्ट मेरे को कुछ बताओ ना, बन रहा है तो क्या बना रहे हो? बैट बना रहे हो क्या? बैट मम, ठीक है।
बैट मम, कुछ और अच्छा बनता तो बना लेना, मेरे को तो भाई बैट मम। तो बताओ फटफट, बांग्लादेश मत बोल देना, बिहार स्टेट बोल रहे हैं। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ओके, कोई टेंशन नहीं, एमसीक्यू पेपर आने वाला है भाई सारा, मजा आएगा एग्जीक्यूटिव में जब लिखना पड़ेगा, टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई है। ऑल ओवर इंडिया समझ लो 85% 90% स्टूडेंट्स हम ही से एग्जीक्यूटिव पढ़ते हैं, जान लगा करके रख देते हैं उन लोग के लिए, एकदम जान सामने रखते हैं, और ऐसा ऐसा कंसेप्ट समझाते हैं कि क्लास में ही उन लोग को पूरा दिमाग में बैठ जाता है। ये तो आप देख लिए होंगे जलवा। चलो देखते हैं, अब गवर्नर वाला बात हो चुका। जुडिशरी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट लीड करता है, उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसमें सिविल कोर्ट रहता है और क्रिमिनल कोर्ट रहता है। तो ये सब यहां से कुछ नहीं पढ़ना है। तो अभी पूरा चैप्टर में एक बार मैं पूरा खत्म कर देता हूं, फिर देखिए ये सब ऑलरेडी एग्जैक्ट नोट्स अपने मैट में था। फिर याद है पांचों रेट था, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी, क्यों वारंटो, पढ़े हो ना ये सब? एग्जैक्टली सेम नोट्स यहां पर भी है, और जो मैंने पढ़ाया बस उतना ही, बस उतना ही। इसके अलावा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 1951, 1952, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसी में अपना फंडामेंटल ड्यूटीज आया था, याद है मैंने बताया था। तो ये सब और आपको पढ़ने का दरकार नहीं है, जितना मैंने पढ़ाया उतना काफी है बस। मतलब इसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखो, सच सच बताओ पूरा चप्पा चप्पा कवर है? कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख करके कमेंट करके पक्का से बताओ पूरा कवर है कि नहीं है। और अब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है। और एक चीज, ये जब वीडियो मैं खत्म करूंगा ना लास्ट में ना, मैं पूरा एक बार ईटी का कितना क्लासेस है अलग अलग फैकल्टीज का वो आपके सामने रख दूंगा, ठीक है, ताकि अगर आपको आइडिया मिल जाए कि आपका कितना छूटा हुआ है। चलो सिलेबस तो ऑलमोस्ट हम लोग का कंप्लीट ही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरा अपना कवर्ड है, खाली आपको सिटीजनशिप वाला बात और लेजिस्लेटिव काउंसिल बैट मम में है, ये याद रखना है। तो पेज नंबर 25 एंड 22 रफ कॉपी में लिख लीजिएगा, पेज 22 एंड 25, ठीक। पेज 22 एंड 25 मैं भी लिख लेता हूं। पेज 22 एंड 25 आपने रफ कॉपी में लिख लिया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन अपने जो 6 क्लास पढ़े हैं पूरा एग्जॉस्टिव था। चलिए बढ़ते हैं। अब यहां पर 5 तो जो है टिक्की टिक्की करने के लिए दिया है, आप आराम से उसको कर सकते हैं। देखिए, राइट टू लाइफ, भाई राइट टू लाइफ जियो और जीने दो। आर्टिकल नंबर बताओ तब माने, कमेंट बॉक्स में आर्टिकल नंबर बताओ। 21 सही जवाब। ये क्या आपका फंडामेंटल राइट है भाई। जजेस सुप्रीम कोर्ट में कितने ही आप ऑब्जेक्टिव है याद कर लीजिएगा, 34 जजेस है, ये चेंज होते रहता है बट ठीक है, ठीक है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है जो आपको याद करना है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स सेंट्रल काउंसिल शैल नॉट एक्सीड डैश ऑफ लोकसभा 15%। ये आपको यहां से रट्टा लगाना है, और ऐसा कोई परसेंटेज वाला नहीं है, चिंता मत करिए। कौन सा रेट नहीं है इसमें से? हेबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, क्यों वारंटो है। वारंट ना ना, ये कोई रेट नहीं है। Which of the following state have legislative council? तो बताइए हम लोग क्या याद किए थे? बैट मम, और एक और है भाई, ये तो तेलंगाना, ठीक है। Here we go। तमिलनाडु में तो था ही, इसलिए मैंने बताया एक और है तेलंगाना, जो रिसेंट ऐड हुआ है वो नहीं था, ठीक है। तो जो वहां नहीं था इसलिए इंस्टीट्यूट ने क्या किया, उसको अलग से यहाँ सैंपल क्वेश्चन में दिया। इसके बाहर से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, टेंशन मत लो। जाओ नेक्स्ट चैप्टर में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। किडिंग मी? 11 classes we have done,
11 का 11 क्लास हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कर रखे हैं, तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए भाई। 11 क्लासेस जो है वो बहुत होते हैं। अब वो 11 क्लासेस जो है आई होप कर चुके होंगे, ऑब्वियस बात है, टाइम बहुत पहले दिया गया था तो आप कर लिए होंगे। अब यहां पर आपको क्या करना है, खाली इंडेमनिटी गारंटी और एजेंसी का हल्का सा आपको नॉलेज चाहिए। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग दबा करके 11 क्लास में मल्टी कलर्ड नोट से पढ़ रखे हैं। अब आपको क्या करना है, सब हो रखा है, देखिए आपको मैं दिखा देता हूं एक बार, क्योंकि हो सकता है आपने पहले कभी मैट खोला नहीं हो। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर एच। जिन लोग सब सेक्शन बोलता है भाई भाग जाओ, गलत होता है वो। एग्रीमेंट देख रहे हैं, फटाफट देखिए एकदम। एग्रीमेंट प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन होना चाहिए, कंसेंसस से आइटम होना चाहिए। एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन इज कॉन्ट्रैक्ट। Agreements which are not contract relating to social matter, domestic arrangement between husband and wife, Balfour versus Balfour, exact same notes, same notes, 3 consequences, same notes आपको मिला है। Essential elements of valid contract, section 10, 6 to point, टना टन टन। फिर rules governing offer, lapse of offer, फिर acceptance, rules governing acceptance, exact same note। Contract over telephone, कन्हैया लाल versus दिनेश्वर चंद्र। लीगल रिलेशन रहना चाहिए। कंसिडरेशन, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर डी, फिर उसका दुनिया भर का फीचर्स। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन, रूल्स गवर्निंग कंसिडरेशन, कब कब कंसिडरेशन का दरकार नहीं रहता है, सेम नोट्स एग्जैक्टली आपको मिला है। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, माइनर लुनेटिक पर्सन डिस्क्वालिफाइड, देख रहे हैं एक भी कुछ नहीं छूटा है। फिर फ्रॉड, कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, वॉइड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में फर्क, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, वेजरिंग, कंटिंजेंट, क्वासी, फिर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दुनिया भर का केसेस है ना, तो पूरा वहां तक कवर्ड है। अब यहां पर आप आ जाइए इंडेमनिटी और गारंटी में। अब एग्जाम में कोई डिफरेंस कॉलम तो आपको बना करके बोलेगा नहीं कि भाई क्या फर्क होता है इंडेमनिटी और गारंटी का। एमसीक्यू पेपर आप तो समझ लीजिए, कंसेप्ट याद कुछ नहीं करना, खाली कंसेप्ट समझ लीजिए। मतलब रफ कॉपी में जा करके पहले लिख लीजिए, ये पेज नंबर 59, ठीक है, पेज 59 से ले करके आपको पढ़ लेना है, पेज 59 से लेकर के 64 तक पूरा नहीं पढ़ना है, मैंने जितना मार्क्स पाना है उतना ही पढ़ना है, बट 59 to 64 अभी हम लोग के रडार में है। आइए इंडेमनिटी और गारंटी का बात करते हैं। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट सुना है, मान लो आपने इंश्योरेंस कंपनी से जाकर के अपना प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया, फायर इंश्योरेंस करवाया, कि भाई अगर प्रॉपर्टी में आग लग जाए तो जो फायर इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको क्लेम देगा, कंपेंसेट करेगा। यही होता है इंडेमनिफिकेशन का कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इंडेमनिटी का। इंडेमनिटी मतलब क्या, टू कंपेंसेट फॉर द लॉस इनकर्ड बाय द अदर पार्टी, कंपेंसेट फॉर द लॉस इनकर्ड बाय अदर पार्टी। तो कितना पार्टी हुआ, तुम हुए और इंश्योरेंस कंपनी हुआ। सो हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन टोटल, 2 पार्टी, ठीक है, एक इंश्योरेंस कंपनी और एक इंश्योर्ड यानी तुम। तो ये 2 जन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। गारंटी में क्या होता है, तुम बैंक के पास गए लोन लेने के लिए, बैंक बोला सुनो तुम्हारा वर्दीनेस तो अच्छा नहीं है, लेकिन लगता है कि तुम रुपया डुबा दोगे तो तुमको लोन नहीं देंगे। तुम बोले मोहित सर का नाम सुने हो, बैंक बोला हाँ सुने हैं, मैनेजर बोला हम भी पढ़े हुए हैं उनसे। तो बैंक वाला तुमको बोला कि अगर आप मोहित सर से गारंटी दिलवा दे कि आप रुपया डुबा दिए ना बैंक का, तो मोहित सर बैंक को चुकाएंगे, तब हम लोग आपको ये लोन दे देंगे। अब आप भागे भागे मेरे पास आए, क्या दिक्कत है बेटा, बोला सर बैंक को गारंटी दे दीजिए ना। चलो ठीक है, मैं तुमको जानता हूं तुम ऐसा काम नहीं करोगे, बैंक तुमको नहीं जानता, चलो मैं गारंटी देता हूं, मैं तुम्हारे ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हूं, बिकॉज आई लव यू। तो मैंने बैंक को गारंटी दिया कि प्लीज मेरे स्टूडेंट को आप लोन दे दो, अगर ये रुपया डुबा दिया मैं आपको चुका दूंगा। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब सोचो कितने पार्टीज है, 2 पार्टीज है कि 3 पार्टीज है, 3, जो लोन दे रहा है, जो ले रहा है, और जो गारंटी प्रोवाइड कर रहा है, गारंटर यानी श्योरिटी। हम गारंटर है, श्योरिटी है।
तो 3 पार्टीज हुए। जो लोन दे रहा है ना, जो लोन दे रहा है उसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिटर, यानी बैंक क्रेडिटर है, और आप लोन ले रहे हैं तो आप डेटर है, और मैं जो गारंटर हूं श्योरिटी हूं। चलिए ये देखिए, तो इंडेमनिटी में केवल 2 पार्टी होते हैं, इंडेमनीफायर यानी इंश्योरेंस कंपनी, और एक आप इंडेमनीफाइड। गारंटी में 3 पार्टीज होते हैं, श्योरिटी जो गारंटी दे रहा है, प्रिंसिपल डेटर यानी आप जिसके लिए गारंटी दिया जा रहा है, क्रेडिटर जिसको मैंने गारंटी दिया यानी बैंक। लायबिलिटी इंडेमनीफायर का ही है, अगर आपका प्रॉपर्टी को कुछ हो गया, आग लग गया, तो इंश्योरेंस कंपनी जो इंडेमनीफायर उसी का लायबिलिटी है। लेकिन यहां पर गारंटी वाले के केस में लोन तो आपने लिया है, पहला लायबिलिटी तो आपका है, मेरा तो श्योरिटी का तो बाद में लायबिलिटी आएगा, अगर आप नहीं चुकाएंगे तब बैंक मेरा गला पकड़ेगा, तो प्राइमरी लायबिलिटी आपका है, सेकेंडरी मेरा है श्योरिटी का। तो देखो गारंटी में क्या होता है, लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज सेकेंडरी, मैं तो तभी लायबल होऊंगा ना जब तुम डिफॉल्ट करोगे, प्राइमरी लायबिलिटी तो तुम्हारा है डेटर। ठीक है, इतना ही आपको ये 2 डिफरेंसेस करना है। फॉर फर्दर डिटेल्स ये आप लोग के ना एग्जीक्यूटिव लेवल पर भी है, तो जब एग्जीक्यूटिव में आएंगे ना तो अलग से इंडेमनिटी और गारंटी का, अकेले इंडेमनिटी गारंटी का 2 क्लास होता है, 2 क्लासेस खाली इंडेमनिटी गारंटी का। लेकिन अभी टिकी टिकी करके मौज उड़ाओ, अब आ जाओ एजेंसी में। आप सोच करके बताओ, क्या आपने पैसा मेरे हाथ में दिया, मैंने आपके साथ डील किया, मैंने आपको फीस बताया? नहीं। कौन किया? मेरा स्टाफ लोग। तो मेरा स्टाफ लोग एजेंट है, तो एजेंट लोग भी जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है मालिक के बिहाफ पर। मालिक कौन हो गया? प्रिंसिपल विद थर्ड पार्टी यानी क्लाइंट्स। सो एजेंट इज अ पर्सन हु एंटर्स द कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज बाउंड, आई एम बाउंड। समझ में आ गया सर? अब आप जब शॉपर स्टॉप जाते हो, सामान खरीदते हो ना, पहले जाते थे सर, अब तो कम कर दिए। अरे जाते थे ना शॉपर स्टॉप पेंटालून, वहां पर क्या सीधा मालिक बैठ करके माल बेचता था? शॉपर स्टॉप का मालिक, पेंटालून का मालिक, बिग बाजार का मालिक, किशोर भी यानी उन लोग बैठ करके माल बेचता था कि स्टाफ लोग? तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है? वैलिड है, भले ही उन लोग का एजेंट कर रहा है। तो एजेंट इज अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू ब्रिंग हिज प्रिंसिपल, एजेंट ब्रिंग्स प्रिंसिपल इनटू कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन रिलेशन विद द थर्ड पार्टीज। अब मेरे जो स्टाफ लोग हैं वो मेरे एक्सप्रेस एजेंट है, मैंने उनको बोल करके रखा है। तो एक्सप्रेस एजेंट कौन हुआ? जिसको बोल करके टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स करके रखा है, तो वो एक्सप्रेस एजेंट। इंप्लाइड एजेंट, इंप्लाइड एजेंट क्या होता है? जिसको मैंने अपॉइंट नहीं किया लेकिन वो फिर भी मेरे लिए काम कर रहा है, तो वो होता है इंप्लाइड एजेंट। जैसे आपका भाई, मान लो से फॉर एग्जांपल आपका भाई आपके लिए काम कर रहा है बिना अपॉइंट किए, तो वो हो गया इंप्लाइड एजेंट। जब मैं पहले पढ़ाता था 10 साल पहले, तो मैं खुद ही फीस लेता था मैं, लेकिन मान लो अगर क्लास में चला गया और कुछ बच्चे घर आ गए, तो घर में मेरी सिस्टर रहती थी, वो फीस ले लेती थी, मैंने उसको रखा थोड़ी ना, बट वो इंप्लाइड एजेंट है। समझ गए सर? सो व्हेन टर्म्स एंड कंडीशंस आर फिक्स्ड विद द एजेंट, एक्सप्रेस एजेंट, नॉट फिक्स्ड, इंप्लाइड एजेंट। देखो एक्सप्रेस एजेंट ओरल या रेटिंग कैसे भी हो सकता है, इंप्लाइड एजेंट। अब इंप्लाइड एजेंट का देखो बहुत सारा केसेस, इंप्लाइड एजेंट का खाली जो है ना बहुत सारा केसेस का आप हेडिंग याद कर लेंगे। इंप्लाइड एजेंट का एग्जांपल है ये सब। एजेंसी बाय स्टॉपल, एजेंसी बाय स्टॉपल में क्या होता है सुनो ध्यान से। आप स्टूडेंट है, मेरे पास आए, मैं प्रिंसिपल हूं, प्रिंसिपल मतलब स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, मेन पार्टी। आप बोले सर एडमिशन लेना है, मैं चुप रहा, और मेरे सामने ही कोई दूसरा बंदा आपका एडमिशन ले लिया और मैं चुप रहा। मेरे सामने दूसरा बंदा मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है आपके साथ और मैं चुप रहा, तो मेरा एजेंसी बाय स्टॉपल है। आई हैव अलाउड हिम टू एक्ट एज एन एजेंट, दैट्स कॉल्ड एजेंसी बाय स्टॉपल। वाइफ एज एजेंट। अच्छा एक बात बताओ, मजेदार जबरदस्त, वाइफ एज एजेंट, ध्यान से सुनो भाई, बॉयज एंड गर्ल्स सब लोग ध्यान से सुन लो, दोनों का इसमें इंटरेस्ट आएगा और आगे जाकर के काम भी आएगा दोनों को ही। एक बात बताओ, एजेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट करे थर्ड पार्टी के साथ, क्या प्रिंसिपल लायबल है? एजेंट इज एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी,
क्या प्रिंसिपल लायबल है? हाँ, तभी तो एजेंट ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मैं लायबल हूं आपको पढ़ाने के लिए। अब मजा का बात सुनो, वाइफ भी हमारी जो है ना एजेंट का काम करती हैं, और हस्बैंड लोग लायबल हो जाते हैं आराम से। एजेंट के एक्शंस के कारण प्रिंसिपल इज लायबल, वाइफ इज ऑल्सो एन एजेंट। वाइफ, लॉ ने बोला कि वो भी एजेंट है, और हस्बैंड लोग हैं वो लायबल रहेंगे कब? अगर वाइफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन करती हैं। वाइफ अगर क्या कर रही है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार में नेसेसरीज खरीद रही है। तो वाइफ अगर जा करके उधार में रोटी कपड़ा ये सब खरीद ले रही है, मकान ये सब खरीद ले रही है, जो कि नेसेसरीज, भली उधार में खरीदी है, बिल मेरे को चुकाना पड़ेगा। तो मान लो मेरी बीवी अगर जाकर के साड़ी खरीद ली, मेरी बीवी जाकर के साड़ी खरीद ली उधार में, मेरे को बिना बताए, बीवी है ये तो पता है, बट जाकर के उधार में खरीद ली ये नहीं पता, सीधा दुकानदार मेरे को बिल भिजवाया, क्या मुझे ये बिल चुकाना पड़ेगा? सोचो, बताओ। चुकाना पड़ेगा, बदकिस्मती यही है, चुकाना पड़ेगा। हस्बैंड बेचारा लायबल है वाइफ के सारे एक्शंस के लिए। तो अब क्या उपाय? अंधा कानून है, फॉलो करना पड़ता है। देखो फेयर ही है। अब जैसे रिवाज जो चले आ रहा है सोसाइटी में, हस्बैंड थोड़ी ना टाइटल चेंज करता है, वाइफ टाइटल चेंज करता है ना, और टाइटल चेंज कराओ, यही होना है। लेकिन सुनो ना, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन हम आपको बताते हैं। अगर मैं कानून को यह साबित कर दूं, लॉ में मैं जाकर के कोर्ट में साबित कर दूं कि जज साहब मैंने अपनी पत्नी को ऑलरेडी ये साड़ी खरीदने का रुपया दे दिया था, या ये साड़ी मैंने इसको खरीद करके ला दिया था, या फिर मैंने इसको एक्सप्रेसली वार्न कर दिया था उधार में माल मत खरीदना, या मैंने दुकानदार को एक्सप्रेसली मना कर दिया था मेरी बीवी आ रही है घुसने भी मत देना, मैं तुम्हारे लिए लायबल नहीं हूं, तब ये 4 एक्सेप्शन केसेस में मेरे को नहीं चुकाना पड़ेगा। बट ये चारों एक्सेप्शन केसेस है कि डाइवोर्स ही हो जाएगा। बट आपको पढ़ना है कानून, आप पढ़िए। नॉर्मली मेरे को अपनी बीवी का उधार नेसेसरीज खरीदा हुआ चुकाना पड़ेगा, 4 केस में नहीं चुकाना पड़ेगा। जब मैंने अपनी वाइफ को मनी दे दिया था, यानी सफिशिएंट अलाउंस, या फिर वो गुड्स ला करके दे दिया था, या उसको एक्सप्रेसली वार्न कर दिया था उधार मत खरीदना, या मैंने दुकानदार को एक्सप्रेसली वार्न कर दिया था मेरी बीवी को उधार में माल मत बेचना। देखिए, वाइफ एज एजेंट, हस्बैंड एंड वाइफ, वेयर हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग टुगेदर, वाइफ इज प्रेज्यूम्ड टू हैव हर हस्बैंड्स अथॉरिटी। क्या बोले? जब मियां बीवी साथ में रह रहे हैं तो वाइफ इज प्रेज्यूम्ड टू हैव हस्बैंड्स अथॉरिटी टू प्लेज हिज क्रेडिट। मैं आज का सेशन जो है अपने घर में जो स्टूडियो बनाया हूं वहीं से ले रहा हूं, तो मेरे को बहुत डर लग रहा है कि कहीं मेरी बीवी आ नहीं जाए। टू प्लेज हिज क्रेडिट फॉर द परचेज ऑफ नेसेसरीज ऑफ लाइफ सुटेबल टू देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से तो अगर वो जाकर के कुछ गहना वहना भी खरीद ले तो भी मेरे को चुकाना पड़ेगा। क्या उपाय? बट हस्बैंड बच गए, हस्बैंड विल नॉट बी लायबल इफ ही शोज दैट ही हैड एक्सप्रेसली वार्न्ड द ट्रेड्समैन। दुकानदार को मैंने मना कर दिया था बीवी को उधार में माल मत बेचना, या वाइफ को ही मना कर दिया था उधार मत खरीदना, या वाइफ को मैंने सफिशिएंट आर्टिकल यानी प्रोडक्ट ला करके दे दिया था वो वाला, या फिर उसको पैसा दे दिया था यार, तब ये 4 केस में मैं लायबल नहीं हूं। आइए एक बार देखते हैं, मेरी वाइफ को हम रिक्वेस्ट करते हैं अगर वो आएंगी तो। आइए देखते हैं। आइए, रिक्वेस्ट मैंने किया है और बड़े मुश्किल से जो है मैंने मैम को मनाया है। मैम प्लीज आइए, इनको पता नहीं है मैं क्या बोलने वाला हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बच्चों के सामने। आपने पहली बार आज अपना डेब्यू किया है 10-11 साल के मेरे करियर में। बहुत बहुत शुक्रिया कि पहली बार आप कोई क्लास में आई हैं। थैंक यू। अच्छा बच्चों, क्या बात हो रही थी अपनी कि वाइफ जो है वो उधार में माल खरीद सकती है और हस्बैंड को चुकाना पड़ता है। तो आज मैं आपको साक्षी मान करके इनसे कह देना चाहता हूं, एक्सेप्शनल केस में अपने बच जाते हैं ना, 4 एक्सेप्शनल केस में बच जाते हैं ना, आप उधार में माल नहीं खरीदेंगी कोई भी। ठीक है, ओके। मान लिया आपने ये बात? आप उधार में माल नहीं खरीदेंगी, कोई गुड्स नहीं खरीदेंगी। ओके। वाओ,
तब तो कहानी खत्म, तब तो हो ही गया। हाँ? I don't require your permission. मतलब आप उधार में खरीदेंगी। Yes. तब दूसरा उपाय है बच्चों अपने पास। दूसरा उपाय ये है, दुकानदार को ही मैं सीधा फोन करके बोल दूंगा, जिस जिस शोरूम में आप जाती है ना ज्वेलरी खरीदने में, उन लोग को फोन लगा करके बोल दूंगा कि आपको उधार में माल नहीं बेचे। Then you better take a divorce. दूसरा एक्सेप्शन भी गया, क्योंकि मैं डाइवोर्स तो दे नहीं सकता, 7 जन्म का रिश्ता है, तो ये दोनों एक्सेप्शन तो गया। तीसरा और चौथा एक्सेप्शन यही है कि मैं इनको आर्टिकल ला करके दे दूं या सफिशिएंट अलाउंस दे दूं, बट वो सफिशिएंट क्या है अब क्या पता भाई। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो करती आई हैं करते रहिए। थैंक यू। तो क्या उपाय है बताओ। चलो अपने आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, ये अपने फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स में जो पढ़े थे ना, एजेंसी बाय नेसेसिटी, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, ये पूरा वही है, याद है ना। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स क्या करता है, वो ओनर नहीं है, लेकिन फिर भी वो गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए खर्चा करता है, अलाउड है। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन मतलब बैक डेट से आप किसी को एजेंट अपॉइंट करें, बस इतना याद रख लीजिएगा, बैक डेट से आप किसी को एजेंट अपॉइंट कर रहे हैं। मान लो एक स्टूडेंट क्या किया, मान लो तुम राहुल, बेटा राहुल, हाँ तुम इसे बात कर रहे हैं, तुम मेरे एजेंट नहीं हो, लेकिन फिर भी तुमने फीस कलेक्ट कर लिया और लोगों से मेरे नाम पर, ये फ्रॉड है, तुम चाहो तो जेल तुमको मैं भिजवा सकता हूं। अब राहुल मेरे पास आया ये बोल करके 1000 बच्चों का फीस कलेक्ट किया मैंने, मैं बोला तुम्हारा ही हिम्मत कैसे हुआ राहुल 1000 स्टूडेंट्स का फीस कलेक्ट करने का, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगा। बोला हाँ ठीक है जेल भिजवा दीजिए, वो बच्चों का फीस भी वापस हो जाएगा। एक उपाय है राहुल, एक उपाय है, मैं तुमको बैक डेट से अपना एजेंट अपॉइंट कर देता हूं, वो 1000 बच्चों को मैं सर्विस भी दे दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता खाली फीस ले लेंगे सर्विस नहीं देंगे, सर्विस तो देना ही पड़ेगा। तो देखो राहुल के साथ मैं 2 चीज कर सकता हूं, तो वो फ्रॉड बोल करके जेल, या मैं उसको बैक डेट से एजेंट, कि चलो ठीक है मैंने तुम्हारी गलती माफ की और बैक डेट से तुमको एजेंट अपॉइंट कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। तो इंप्लाइड एक्सप्रेस एजेंट तो भाई बहुत सिंपल है, क्लियर वर्ड्स ओरल या रिटन से हुआ। इंप्लाइड एजेंट क्या था, एक तो इंप्लाइड एजेंट था स्टॉपल वाला, वो मेरे सामने ही अपने आप को एजेंट बना दिया और मैं चुप रहा, तो वो इंप्लाइड एजेंट बाय स्टॉपल। एक वाइफ वाला, और एक रेटिफिकेशन, और एक नेसेसिटी वाला, बस इतना ही आपको करना है, ये सब कुछ नहीं जो मैंने आपको समझाया बैक डेट से, बस उतना ही। क्लासेस ऑफ एजेंट अगर आए तो क्लासेस ऑफ एजेंट में आप याद रखिएगा, स्पेशल एजेंट जो खाली स्पेशल काम के लिए अपॉइंट हुआ है, जनरल काम के लिए नहीं, और जनरल एजेंट जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है, कटप्पा, स्पेशल था कि जनरल, जनरल। और कंसाइनी स्पेशल एजेंट हुआ ना, वो तो खाली कंसाइनमेंट का काम करेगा। सब एजेंट जो होता है वो नाम से पता चल रहा है, मैंने एक एजेंट अपॉइंट किया, वो एजेंट बेटा ना वो भी अपने अंडर एक एजेंट अपॉइंट कर लिया, उसको हम लोग बोलते हैं सब एजेंट। नॉर्मली अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट अलाउड नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। तो सब एजेंट इज द एजेंट ऑफ ओरिजिनल एजेंट, याद रखिएगा, बस उतना ही। इसके बाद दीज आर ऑल नॉट रिक्वायर्ड, ये आपको ऑलरेडी आता है, ये सब आपको और कुछ करने का दरकार नहीं। पेज 62 यू कैन कट। ड्यूटीज ऑफ एजेंट क्या है, मालिक को पीटना कि मालिक का रुपया वापस करना, मालिक का रुपया वापस करना, मालिक का प्रॉपर्टी को अच्छे से सेफ कस्टडी में रखना। तो ये मतलब इसमें कुछ आपको याद करने का दरकार नहीं है, आप एक बार खाली इसको रीड कर लीजिएगा, रीड वो भी हम बता दे रहे हैं 5 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जो टिक टिक आएगा ऑलरेडी तुमको आता है। इसमें आ जाओ, मैं एजेंसी कब टर्मिनेट कर सकता हूं, यानी कैंसिल, एजेंसी कब टर्मिनेट हो जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा। व्हेन विल द एजेंसी बी टर्मिनेटेड, जब प्रिंसिपल या फिर एजेंट में से कोई भी मर गया, इंसॉल्वेंट हो गया, या तो मर गया या इंसॉल्वेंट हो गया या लुनेटिक हो गया, 3 चीज याद रखना। या प्रिंसिपल ने बोल दिया एजेंट को यू आर नो मोर माई एजेंट, ठीक है, वॉलंटरली हम लोग जो है एजेंट को हटा दिए, या एक पर्टिकुलर पर्पस या पर्टिकुलर टाइम के लिए मैंने एजेंट अपॉइंट किया था, वो पर्टिकुलर पर्पस खत्म हो गया जिस पर्पस के लिए मैंने एजेंट अपॉइंट किया था, या वो पर्टिकुलर टाइम खत्म हो गया जिस टाइम के लिए मैंने एजेंट को अपॉइंट किया था। या फिर एजेंट
वही देखो, परफॉर्मेंस कर लिया एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट ने आपस में एग्रीमेंट करके एजेंसी खत्म कर दिया, फिक्स पीरियड खत्म हो गया, डेथ प्रिंसिपल या एजेंसी का, दोनों में से कुछ भी एक जन का डेथ हो गया, पागल हो गया या तो प्रिंसिपल या एजेंट, इंसॉल्वेंट हो गया, कंपनी है अगर तो डिसॉल्व हो गया, जो सब्जेक्ट मैटर था, जिस चीज का एजेंसी था वही डिस्ट्रॉय हो गया। मैंने घोड़ा का देखभाल करने दिया था, घोड़ा ही मर गया, तो एजेंट खत्म। या फिर एजेंट ने किसी सब एजेंट को अपॉइंट कर दिया, मैंने बताया ना सब एजेंट होता कौन है, एजेंट का एजेंट, बट वो अलाउड नहीं है। तो अगर एजेंट ने सब एजेंट अपॉइंट कर दिया, मैं एजेंसी कैंसिल कर सकता हूं, बस इतना काफी है। और ये लास्ट वाला, रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी बाय प्रिंसिपल, करके दिखाता हूं। ओ एजेंट, आज से तुम मेरे एजेंट नहीं हो, ये होता है रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी बाय द प्रिंसिपल। आई रिवोक, आई टेक बैक माय अथॉरिटी फ्रॉम यू। ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? ईमेल द्वारा, ठीक है, उसको अपने बोलते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट। वेबसाइट द्वारा मतलब इंटरनेट द्वारा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। इसमें भी सारे टर्म्स एंड कंडीशन सेम है जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, लीगल कैपेसिटी, फ्री कंसेंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लीगल ऑब्जेक्ट, ये देखो सब वही है। ऑफर, एक्सेप्टेंस, लीगल कंसिडरेशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लीगल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, फ्री कंसेंट, लीगल ऑब्जेक्ट एंड परफॉर्मेंस मस्ट बी पॉसिबल, पूरा सेम है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्रिमिनल लॉ है कि सिविल लॉ? सिविल लॉ। व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड it becomes a promise. Proposal one is accepted, becomes a promise, which is not an essential. कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय क्या चीज एसेंशियल नहीं है? ऑफर जरूरी, एक्सेप्टेंस जरूरी है, कंसिडरेशन जरूरी है, डैमेजेस तो लिखना जरूरी नहीं है, नहीं भी लिखा हुआ रहा तो लास्ट में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिल जाएगा। वर्ड एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल लॉ। माइनर के साथ जो होता है वॉइड एब इनिशियो होता है, बिल्कुल सही। थॉट्स, एग्जैक्ट सेम नोट्स, इसमें तो एक पन्ना तक आपको, एक सेंटेंस तक आपको यहां से अलग से नहीं पढ़ना है, पूरा एग्जैक्ट। याद है यही पहला मेरा मैट में था, फ्रेंच वर्ड रॉन्ग, टॉटम, कुछ आपको यहां से अलग से नहीं पढ़ना है, सब कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी ग्रेट डिटेल्स में कवर कर रखा है। टॉट्स में 2 क्लासेस हुए थे टॉट्स के, ठीक है, एग्जैक्टली सब कुछ कवर है, आपको यहां से अलग से और एक चीज भी नहीं पढ़ना है। टॉट क्या है भाई? सिविल रॉन्ग है, ऑब्वियस सा बात है। लॉ ऑफ टॉट का एक्ट नहीं है ना, जुडिशियल डिसीजन से ही गवर्न होता है। लॉ ऑफ टॉट में डिफेमेशन, ट्रेसपासिंग, नेग्लिजेंस सब है। टॉट में रेमेडी क्या है? अनलिक्विडेटेड डैमेज। क्यों? क्योंकि डैमेज शुरू से तो फिक्स नहीं होगा ना। आप किसी को जाकर के मारेंगे तो क्या पहले बात करेंगे मैं तुमको मारूंगा, इतना डैमेजेस दूंगा? नहीं, वो तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होगा। मास्टर इज हेल्ड लायबल, इसको क्या बोलते हैं? विसेरियस लायबिलिटी। ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स वी आर लायबल। कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन, इसलिए मैंने रोल ऑफ सीएस डाल रखा था क्योंकि कुछ पोर्शन रोल ऑफ सीएस का आपको यहां पर मिलेगा। अब देखो, कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन, आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये आपको याद कर लेना है कि सीएस जो है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, यही केवल एक लौता ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है जो सीएस का कोर्स करवा सकता है। और ये पार्लियामेंट्री बॉडी है, सीएफए वगैरह पार्लियामेंट्री बॉडी नहीं है भाई। सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। इसके 4 हेडक्वार्टर हैं, चारों मेट्रो सिटी, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। 70 चैप्टर्स, चैप्टर्स मतलब तुम बोल सकते हो कि जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में होते हैं, ठीक है, मतलब ऑफिस समझ लो। आईसीएसआई का विजन और मिशन क्या है और मोटो क्या है? विजन मतलब होता है दूर का सोच। मिशन होता है वेज टू अचीव द विजन। आपका विजन क्या है? सोचो, मेरे को बताओ क्या विजन है? सर सीएस बनना। गलत, वो मिशन है। विजन क्या? सीएस क्यों बनना चाहते हो? कंपनी सेक्रेटरी क्यों बनना चाहते हो? क्या होगा कंपनी सेक्रेटरी बन करके? सर
इंडिपेंडेंट हो सकेंगे, सैलरी अच्छा मिलेगा, सैलरी अगर जॉब करेंगे तो, नहीं तो फिर हम लोग खुद का प्रैक्टिस करके रुपया कमा लेंगे सर। मतलब रेवेन्यू जनरेट करना, हिंदी में बोले तो पैसा कमाना, सेल्फ डिपेंडेंट होना, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना, खुद के ऊपर निर्भर होना, इंडिपेंडेंट हो जाना, रुतबा मिलेगा सर, रिस्पेक्ट, नेम, फेम मिलेगा। ये आपका विजन हुआ ये सर। अब ये विजन पाने के बहुत सारे रास्ते थे, बैंक में डाका डाल देना या फिर इज्जतदार कोर्स करना जैसे सीएस, तो सीएस करना आपका मिशन है। वैसे आईसीएसआई का विजन क्या है? टू डेवलप हाई कैलिबर टू बिकम अ ग्लोबल लीडर। विजन इसका है कि ग्लोबल लीडर बनना इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब वो ग्लोबल लीडर कैसे बनेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में? मिशन फॉलो करके, और उसका मिशन है आप लोग को सीएस बनाना, हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स को डेवलप करना। तब आईसीएसआई ग्लोबल लीडर बन सकेगा, अपना विजन अचीव कर सकेगा, टू बी अ ग्लोबल लीडर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कैसे होगा वो मिशन? हाई कैलिबर, अच्छा प्रोफेशनल लोग को डेवलप करना, बस इतना ही। मोटो, सच बोलना, लॉ को फॉलो करना। ठीक है, ये हो गया विजन, मिशन, मोटो। कोर वैल्यूज आपका क्या होना चाहिए? इंटीग्रिटी, गांधी जी को याद करके लिख देना। जमीर मत बेचना, एथिक्स फॉलो करना, रिलायबिलिटी, ओनरशिप एंड स्टेक होल्डर सेंट्रिक। स्टेक होल्डर मतलब सेल्फिश नहीं, सबके बारे में सोचो, एक दो जन के बारे में नहीं। कंपनी खाली शेयर होल्डर के बारे में सोचे, इंप्लॉय के बारे में नहीं सोचे, कस्टमर के बारे में नहीं सोचे, देश के बारे में नहीं सोचे, सबको बोलते हैं स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर के अंदर सब लोग आ जाएंगे, गवर्नमेंट आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा, सोसाइटी आ जाएगा, कस्टमर सप्लायर आ जाएगा, शेयर होल्डर आ जाएगा, अदर इन्वेस्टर्स आ जाएगा, उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर, ब्रॉडर टर्म। तो स्टेक होल्डर के बारे में सोचना। ठीक है, अब इसको आप याद कैसे करेंगे? इसरो तो सुना होगा ना बेशर्मो, नहीं तो मार्स पे पहुंचा देंगे। इसरो सुना है ना, बट इसरो से याद हो जाएगा। इंटीग्रिटी, स्टेक होल्डर, रिलायबिलिटी, ओनरशिप, ओन योरसेल्फ, बिको मत, और एक तो क्या हो गया? एथिक्स। ई खाली अलग से याद कर लेना। ठीक है, अब इसके अंदर का आपको पढ़ने का दरकार नहीं है, आपको तो खाली टिक्की टिक्की मचा करके आना है। कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ऑफ सीएस एक्ट 1980 बोलता है कि कंपनी सेक्रेटरी कौन? मेंबर ऑफ आईसीएसआई। सारे एग्जाम पास करो, यू विल बिकम अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई, और तुमको कंपनी सेक्रेटरी बोला जाएगा। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी केएमपी माना जाता है। रोल ऑफ सीएस अगर देखा होगा तो वहां पर बताया गया था रोल ऑफ सीएस में कि सीएस का क्या रोल है? वो कंपनी के अंदर केएमपी माना जाता है, की मैनेजरियल पर्सोनेल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आदमी जिसके बिना कंपनी नहीं चल सकता। तुमको पता है और केएमपी में कौन आता है कंपनी का? तुमको तब समझ में आएगा तुम्हारा औकात क्या है। केएमपी है, और केएमपी में पता और कौन लोग आता है? कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, तुमको वो दर्जा मिला है। एमडी इज अ केएमपी, होल टाइम डायरेक्टर इज अ केएमपी, सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इन लोग केएमपी, और सीएस भी एक केएमपी है। एमडी, सीएस, सीएफओ, होल टाइम डायरेक्टर। अच्छा, एमडी का और भी नाम होता है सीईओ और मैनेजर, एमडी और सीईओ और मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, सीएस, सीएफओ। और हम आपको बता दें, एक रूल बनाया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, भारत सरकार द्वारा एक रूल है, रूल 8A। हर प्राइवेट कंपनी जिसका शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसको सीएस रखना जरूरी है यार। तो कितना स्कोप है सर? करेगा क्या सर सीएस? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, डायरेक्टर्स, जैसे अभी बताया ना, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इन लोग के साथ सीएस बैठता है, इन लोग को बोर्ड मीटिंग करवाता है बैठा करके, नहीं तो इन लोग का बस का बात नहीं है। मुकेश अंबानी क्या जाने मीटिंग कैसे होता है, वो तो सीएस है, करवा देता है। फंक्शंस ऑफ सीएस टू रिपोर्ट टू द बोर्ड कि कैसे कंप्लाई करना है, यानी पालन करना है इस एक्ट का। कंपनी को फॉलो करवाता है स्टैंडर्ड्स, लॉ के स्टैंडर्ड्स को बोलते हैं सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, एंड बाद बाकी ड्यूटीज भी वो फॉलो करता है। बस इतना काफी है। फिर सीएस क्या कर सकता है? खुद का प्रैक्टिस भी कर सकता है, वो तो खुद का प्रैक्टिस भी कर सकता है भाई। और सीएस और क्या क्या कर सकता है देखो, शेयर ट्रांसफर एजेंट का काम कर सकता है, फाइलिंग में मदद कर सकता है, फॉर्म फाइलिंग में, इशूइंग हाउस, खाली नाम याद रखना आपको, सेक्रेटरियल ऑडिट, स्टॉक ब्रोकिंग का काम,
मतलब ये सारा स्कोप ऑफ सीएस हो गया। कंपनी का एडवाइजर, सर्टिफिकेट इशू करना कंपनी के बिहाफ पर, बस। और सीएस, मैंने रोल ऑफ सीएस में आपको बताया था ना, एनसीएलटी, आरबीआई, सेबी, ये सब जगह, आईआरडीए। अगर यहां से बुलावा आ गया तो मुकेश अंबानी जाएगा कि सीएस जाएगा? सीएस जाएगा अपना कंपनी को रिप्रेजेंट करने। ये सब एनसीएलटी, ये कंपनी लॉ का कोर्ट है, अदालत है। कंपनी के ऊपर केस आ गया तो जाकर के सीएस रिप्रेजेंट करता है। आरबीआई, सेबी, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यहां से जो भी बुलावा आता है, रेगुलेटर्स हैं इन लोग, देश के ऑथोरिटीज हैं, इनके सामने सीएस जाकर के केस रिप्रेजेंट करता है। इतना स्कोप है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी वही कि कंपनी को ट्रांसपेरेंटली सीएस का काम है चलाना। कहीं डायरेक्टर लोग खुद का ही तो जेब भरने में नहीं लगा है, ट्रांसपेरेंटली कंपनी काम करे, इसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सेक्रेटरियल ऑडिट में आ जाइए। सेक्रेटरियल ऑडिट का सेक्शन होता है 204, सेक्शन 204 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसमें होता क्या है, कंपनी सेक्रेटरी जाकर के चेक करता है कि कंपनी के ऊपर जितना भी एप्लीकेबल कानून था, वो सारे एप्लीकेबल कानून कंपनी ने फॉलो किए हैं कि नहीं, whether company has complied with all the applicable laws and regulations or not। सीएस के पास ये पावर है, ये और कोई नहीं चेक कर सकता, केवल सीएस कर सकता है। इसको बोलते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट। इसका और एक नाम होता है कंप्लायंस ऑडिट। क्यों इसको कंप्लायंस ऑडिट बोलते हैं? बताया ना अभी कि कंपनी कंप्लाई किया है कि नहीं सारा लॉज, इसलिए इसको कंप्लायंस ऑडिट भी बोलते हैं। ये सारे कंपनीज का नहीं होता, लेकिन सेक्शन 204 लिस्टेड कंपनी है, अगर लिस्टेड मतलब स्टॉक एक्सचेंज में उसका शेयर्स वगैरह जो है वो लिस्टेड है, ट्रेड होता है, जैसे रिलायंस लिस्टेड कंपनी है, स्टॉक मार्केट में खरीदा बेची होता है शेयर, सारे लिस्टेड कंपनी का सेक्रेटरी ऑडिट कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आप पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, तब बात खत्म होगा सेक्रेटरी ऑडिट। लिस्टेड नहीं है आप, स्टॉक मार्केट में आपका लिस्टिंग नहीं है, लेकिन तो क्या हुआ, पब्लिक कंपनी है ना, और पब्लिक कंपनी अगर आप हैं और आपका पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 50 करोड़ है या फिर टर्नओवर मिनिमम 250 करोड़ है, होगा फिर सेक्रेटरी ऑडिट। पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 50 करोड़, 50 करोड़ और मोर मतलब मिनिमम 50 करोड़, या फिर आप ऐसे पब्लिक कंपनी है जिसका टर्नओवर 250 करोड़ है, या फिर सारे कंपनी इसमें पब्लिक प्राइवेट अब सब आ गया जिसका लोन बोरोइंग कम से कम 100 करोड़ है, तो फिर आपका सेक्रेटरी ऑडिट होगा। तो बताइए सेक्रेटरी ऑडिट किस किस का होगा? लिस्टेड कंपनी का होगा, पब्लिक कंपनी जिसका पीयूएससी यानी पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 50 करोड़ है, या फिर टर्नओवर मिनिमम 250 करोड़ है। सर मान लीजिए एक ऐसा पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है लेकिन टर्नओवर 250 करोड़ नहीं है, कम है, तो क्या हुआ? या तो 50 करोड़ है ना पेड अप शेयर कैपिटल, तब होगा। सर मान लीजिए पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ नहीं है लेकिन टर्नओवर 250 करोड़ है, होगा। दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तब सेक्रेटरी ऑडिट होगा। या फिर आप कोई भी कंपनी हो, पब्लिक प्राइवेट, और आपका लोन बोरोइंग मिनिमम 100 करोड़ है, तो इन कंपनीज का सेक्रेटरी ऑडिट होता है। लिख लीजिए कहीं पर, रफ कॉपी में लिख लीजिए, सेक्रेटरी ऑडिट इन लोग का होता है। पॉज करके आराम से लिख लीजिए, बढ़ते हैं आगे। और ये सब कुछ नहीं करना है आपको, ये सब कुछ नहीं करना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि चाहे सेबी हो चाहे आईआरडी हो, ये सब रेगुलेटर्स में जाता है सीएस। अब यहां से सीएस का पब्लिसिटी हो रहा है कि सीएस और क्या क्या कर सकता है, खाली हेडिंग। हाँ, फाइनेंशियल मार्केट में सीएस सर्विस देता है। टेक ओवर कोड बोल करके एक टॉपिक है, फाइनल लेवल पर है, सीएस प्रोफेशनल में जब आओगे मेरे से पढ़ोगे हम बताएंगे। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में भी काम करता है, खाली हेडिंग। टैक्सेशन में भी सीएस है, इंटरनेशनल ट्रेड में भी सीएस है। ये तुम्हारा पूरा फाइनल तक का सिलेबस बता रहे हैं इन लोग। मैनेजमेंट का भी काम करता है सीएस, पब्लिक से अच्छा रिलेशन भी बना करके रखता है। ह्यूमन रिसोर्स का भी काम करता है, नौकरी में रखना, नौकरी से निकालना, सीएस को ये भी काम आ सकता है। कंप्यूटर वगैरह का भी नॉलेज रहता है। बस इतना ही। चलिए आइए, विजन क्या है? ग्लोबल लीडर बनना। मिशन क्या है? आप लोग को डेवलप करना। कब बना था आईसीएसआई? 1980।
सीएस का, आईसीएसआई का फंक्शन क्या है? इंस्टीट्यूट का पूछ रहा है, सीएस का इंस्टीट्यूट का फंक्शन क्या है? आपका एग्जाम लेता है, हाँ। ट्रेनिंग लेता है, हाँ। इलेक्शन होता है काउंसिल में, बिल्कुल। सीएस कहां कहां रिप्रेजेंट हो सकता है? सारे ही रेगुलेटर लोग के पास यार। अब आ रहा है कंपनी लॉ। कुछ नहीं छूटा है कंपनी लॉ में। ऑलरेडी 5 क्लास आपको दबा करके कंपनी लॉ में मैंने पढ़ा रखा है, और जबरदस्त ढंग से पढ़ाया होगा। इसका फर्स्ट नाम खाली कंपनी का भी याद कर लीजिएगा। कम मतलब टुगेदर, पेनिस मतलब ब्रेड, आओ साथ में मिलकर के रोजी रोटी कमाते हैं, दैट्स कॉल्ड कंपनी। ठीक है, COM, कम, PANIS, पेनिस। तो कम पेनिस यानी टुगेदर विल अर्न द ब्रेड। तो ये एग्जाम में लैटिन वर्ड है कंपनी, ये आपको आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे भाई, फीचर्स ऑफ कंपनी, डिफरेंट केसेस, सैलोमॉन वर्सेस सैलोमॉन पूरा पा करके समझाया गया था। परपेचुअल सक्सेशन होता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर है, कैपेसिटी टू सूज, टू बी सूड, ये ऑलरेडी आपको आता है, सब डिटेल में हो चुका है। डिफरेंसेस हो चुका है, डिफरेंसेस ऐसे भी आपके नहीं आएगा। यहां से ये सब कुछ नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इन ग्रेट डिटेल टाइप्स ऑफ कंपनी, दबा करके 2 क्लास टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ाया गया। गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, निधि कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कैसे होता है ये भी बताया गया। ये तीनों का याद है डिफरेंस? अलग से आपको चार्ट नोट्स में दिया गया था। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, शेयर अनलिमिटेड कंपनी, शेयर कैपिटल क्या होता है ये भी हो चुका है। डायरेक्टर्स वाला पोर्शन जो है, अलग से मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कितना डायरेक्टर होता है। मिनिमम डायरेक्टर बताइए, 1 2 3, मैक्सिमम 15। 1 2 3 मैंने क्यों बोला? ओपीसी में 1, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 3, मैक्सिमम हर जगह 15। इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, इतना आएगा नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूं। कंपनी के जो, पता है सबसे पहली बार जब डायरेक्टर्स अपॉइंट होता है उन लोग कौन होते हैं? पर्सन्स whose names are mentioned in आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट पढ़ाया गया आपको, उसमें जिसका नाम लिखा हुआ है कि फर्स्ट डायरेक्टर होगा वो फर्स्ट डायरेक्टर्स होगा। पर्सन्स whose names are mentioned in आर्टिकल्स। सर अगर आर्टिकल में नाम नहीं लिखा है तो जितने भी शेयर होल्डर है वो सब फर्स्ट डायरेक्टर्स बन जाएंगे। एंड इफ नॉट मेंशन्ड, बताओ क्या होगा? ऑल शेयर होल्डर्स यानी मेंबर्स shall become फर्स्ट डायरेक्टर्स। पॉज करके लीजिएगा। कोई भी इंसान अगर डायरेक्टर बनना चाहता है ना, उसको आरओसी के पे आरओसी को कंसेंट जमा करना पड़ता है। देखो, कंपनी को, आरओसी को एक कंसेंट जमा करना पड़ता है। मान लो मेरा कंपनी है और राहुल को डायरेक्टर बनाना चाहता है, तो मैं राहुल को डायरेक्टर बनाना चाहूंगा तो राहुल से पहले पूछूंगा तो सही, और राहुल अगर हाँ बोला तो उसका हाँ मेरे को आरओसी को जमा करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। पर्सन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर शैल नॉट एक्ट एज डायरेक्टर अनलेस ही गिव्स हिज कंसेंट। पहले अपना हाँ बोलो, और उसका हाँ मेरे को आरओसी को जमा करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर। इसका फॉर्म है DIR2। एग्जीक्यूटिव में आओगे, गोदी में बैठ करके समझाया जाता है। ये सब जो चल रहा है ना भी डायरेक्टर्स, ये टोटल मिला करके 15 क्लास लगता है खाली डायरेक्टर्स पढ़ाने में। अभी इतना काफी है। इसके अलावा खाली ये याद रखिएगा, यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिएगा। टोटल डायरेक्टर्स जो होता है ना, उसका कम से कम जो 2/3 है ना, मान लो टोटल डायरेक्टर 9 हुआ, मेरे कंपनी में अगर 9 डायरेक्टर है, उसका 2/3 कितना हुआ? 6। उन लोग ना रोटेशनल वाला रहेगा, मतलब परमानेंट नहीं रहेगा रे। रोटेशनल मतलब कभी ना कभी रिटायर हो जाएगा। और कैसे रिटायर होगा पता है? 1/3 रोटेशनल का 1/3 रिटायर हो जाएगा एट एवरी AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। यानी अगर टोटल डायरेक्टर 9 है तो 9 का 2/3 बताओ कितना हुआ? 6। 6 रोटेशनल रहेगा, मतलब टेम्पररी वाला। और 6 का 1/3 कितना हुआ? 2। ये 2 क्या हो जाएगा?
रिटायर हो जाएगा हर एनुअल जनरल मीटिंग में। I'll change my pen. सर नहीं समझ में आया, मैंने समझाने का कोशिश भी नहीं किया है, फिर भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बताया ना ये 15-15 क्लास का है। खाली ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना कि जितने डायरेक्टर्स होते हैं, 9 हुआ या अगर 12 हुआ तो 12 का 2/3 जो भी आएगा, जैसे 12 का 2/3 कितना आ जाएगा, 12 का 2/3 कर लीजिए 8, वो रोटेशन होंगे और फिर उसका 1/3 रिटायर होगा। टोटल डायरेक्टर का 2/3 रोटेशनल यानी टेम्पररी, और उसका 1/3 1/3 1/3 करके हर एजीएम में रिटायर होते जाएगा। और ऑब्वियस बात है, रिटायर होगा तो नया डायरेक्टर रख लेंगे। मीटिंग ऑफ द बोर्ड में आइए, साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करना है, याद रखिएगा। अच्छा, पहला बोर्ड मीटिंग जो है ना वो आपको 30 डेज के अंदर करना है, और उसके बाद हर साल में 4, एटलीस्ट। ज्यादा करना कर लो, लेकिन कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग आपको करना है एवरी कैलेंडर ईयर, यानी जनवरी टू दिसंबर, अप्रैल टू मार्च नहीं, जनवरी टू दिसंबर कैलेंडर ईयर में आपको कम से कम 4 करना है, इतना याद रखिएगा। लेकिन जो छोटे मोटे कंपनी होते हैं ना, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, ओपीसी स्मॉल, सब पता है आपको, डेफिनेशंस में पढ़ा रखे हैं, जो 5 क्लास हुआ है पहले कंपनी लॉ का। उन लोग को बोला यार तुम लोग को साल में 4 बोर्ड मीटिंग करने का दरकार नहीं है। नॉर्मली क्या करना है, साल में 4 बोर्ड मीटिंग। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग तो सभी को करना है 30 डेज के अंदर, लेकिन इन लोग को बोला गया, और सबको साल में कितना करना है, 4, लेकिन ओपीसी स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी को बोला गया साल में 4, छोटा मोटा कंपनी है तुम लोग, साल में 4 मत करो, साल में 2 करो, साल में केवल तुम लोग 2 बोर्ड मीटिंग कर लो। ओपीसी स्मॉल डोरमेंट कंपनी को बोला साल में कम से कम 2 बोर्ड मीटिंग, और 2 बोर्ड मीटिंग भी कैसे, 1 इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। जनवरी से जून एक हाफ हुआ, जुलाई से दिसंबर दूसरा हाफ, तो जनवरी से जून 6 महीना में एक कर लो, जुलाई से दिसंबर दूसरा बोर्ड मीटिंग कर लो। तो साल में इन लोगों को बोला 2 ठो कर लो भाई, जनवरी से जून के बीच में 1 ठो कर लो, जुलाई से दिसंबर में 1 ठो कर लो, एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, याद रखना। बस यहीं तक। डायरेक्टर खुद भी आ सकता है, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो विजुअल से भी आ सकता है। अब कोरोना चल रहा है, कहां आएगा वो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ जाएगा। शेड्यूल का मीटिंग आप लोग को ऑलरेडी पता है, जनरल मीटिंग बोलते हैं इसको, ये सब कुछ करना नहीं है आपको। कंपनी सोसाइटी के प्रति जो चैरिटी करता है उसको बोलता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कंपनी का चैरिटी है सोसाइटी के प्रति। सर ये सीएसआर सबको करना पड़ता है क्या, नहीं, जिस कंपनी का नेटवर्थ मिनिमम 500 करोड़, कंपनी का नेटवर्थ मिनिमम 500 करोड़, टर्नओवर मिनिमम 1000 करोड़, जिस कंपनी का नेटवर्थ मिनिमम 500 करोड़ या फिर टर्नओवर मिनिमम 1000 करोड़ या नेट प्रॉफिट 5 करोड़, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे, या तो तुम्हारा टर्नओवर 1000 करोड़ है, या नेटवर्थ 500 करोड़ है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है, तो फिर तुमको सीएसआर करना पड़ेगा। और वो सीएसआर पता है कितना परसेंट रहेगा, सीएसआर का अमाउंट 2% रहेगा। सीएसआर कितना करोगे, पूरा कंपनी लुटा दोगे क्या, पिछले 3 साल का जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट है उसका एवरेज निकाल लो, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, उसका 2%, 2% of average net profit of company made during 3 immediately preceding financial year, इसका तुमको सीएसआर करना है। सीएसआर कहां करोगे, किसी भी बाहर का गरीब को रुपया दे दिया और बोल दिया सीएसआर, नहीं, शेड्यूल 7, एक तो भारत सरकार शेड्यूल बना रखा है शेड्यूल 7, उसमें जो जो एक्टिविटीज है उसमें अपना प्राइम मिनिस्टर का जो केयर फंड है ना, पीएम केयर फंड, वो भी शेड्यूल 7 में, वहां करो, सीएसआर माना जाएगा। बस इतना ही, ये सब कुछ नहीं करना आपको। बिजनेस एथिक्स समझ में आता ही है, एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स इन बिजनेस। फिर ये लाइन, राइट और रॉन्ग इन बिजनेस डिसीजन, बस इतना ही, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स कैंट ने बनाया था, एक नाम याद कर लीजिएगा, बिजनेस एथिक्स का प्रिंसिपल कैंट ने बनाया था। वो बोला सेक्रेडनेस ऑफ, खाली हेडिंग,
सेक्रेडनेस ऑफ मीन्स एंड एंड। खाली अंतिम नतीजा अच्छे होने से क्या होता है, जरिया भी अच्छा होना चाहिए। मीन्स मतलब जरिया, एंड मतलब मंजिल, आखिरी मंजिल। तुम्हारा रैंक 1 आया लेकिन तुमने चीटिंग किया तो ये अनएथिकल है। तुमने चीटिंग नहीं किया लेकिन तुम फेल हो गए, ये भी गलत है ना। अपना कर्म करो बेटा। तो मीन्स एंड एंड दोनों प्योर होना चाहिए। नॉट टू डू एनी एविल, कभी बुरा काम मत करो। नॉट टू डू एनी एविल, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन इन एविल, नॉट टू डू एनी एविल, हम कुछ बुरा नहीं करेंगे और ना करने देंगे, किसी के साथ कोऑपरेट भी नहीं करेंगे अगर वो कोई गलत काम कर रहा है। प्रोपोर्शनलिटी, सबको बराबर समझो, कोऑपरेट करके चलो अदर्स के साथ। पब्लिसिटी, जो अनएथिकल काम करे पब्लिसिटी करो कि ये अनएथिकल है, ताकि वो ऐसा काम ना करे। इक्विवेलेंट प्राइस मतलब बिजनेस को क्या चाहिए, बिजनेस को ये करना चाहिए कि जिस प्रकार का वो प्रोडक्ट दे रहा है उतना ही उससे रेवेन्यू ले कस्टमर से, मतलब ज्यादा चार्ज ना करे। और बिजनेस एथिक्स यूनिवर्सली फॉलो होता है ऑल ओवर वर्ल्ड, और इंसान का इज्जत है उसको मेंटेन करो। एंड गांधी जी को याद करो, नॉन वायलेंस। एथिकल डिलेमा क्या होता है सुनो, मैं आपको समझाता हूं। एथिकल डिलेमा, समटाइम्स बिजनेस gets confused if it does a particular act, it takes a particular decision, it is in favor of some group, unfavorable for other groups, that's called ethical dilemma। हिंदी में समझाता हूं गाना गा करके। क्या करें कि ना करें ये कैसे मुश्किल भाई, that's called ethical dilemma। करो तो किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए खराब, ना करो तो किसी के लिए खराब किसी के लिए अच्छा, इसको बोलते हैं एथिकल डिलेमा। जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन कंपनी है, मेडिसिन कंपनी ने एक ऐसा दवाई बनाया है जो लाइलाज बीमारी को सुधार कर दे, और ये ऐसा लाइलाज नहीं, कोरोना नहीं, वो तो सभी को रखा है तो वो तो बिक जाएगा। वो ऐसा लाइलाज बीमारी का दवाई बनाया है जो ना 100 करोड़ में केवल एक व्यक्ति को होता है, 100 करोड़ में केवल एक इंसान को वो बीमारी होता है, और उसका इलाज एक मेडिसिन कंपनी ने ढूंढ लिया है, दवाई बना लिया है। अब वो बनाए कि नहीं बनाए बताओ, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, जान का कीमत तो है ही, बनाना चाहिए बोलो। बच्चे बोल रहे हैं बनाना चाहिए। सर 100 करोड़ में एक भी जन ठीक होता है तो क्या दिक्कत है, बनाने में जो करोड़ रुपया लगेगा। बच्चे बोल रहे हैं सर फिर भी बनाना चाहिए, अच्छा बहुत बढ़िया। अब रुको, अब मान लो तुम लोग उस मेडिसिन कंपनी के शेयर होल्डर हो, तुम लोग उस मेडिसिन कंपनी के शेयर होल्डर हो, अब बोलो बनाना चाहिए। बना दिया तो शेयर का दाम गिर जाएगा, क्योंकि तुम लोग का ही रुपया, शेयर होल्डर ही तो रुपया लगा रखा, डाल रखा कंपनी में। अब बोलो बनाना चाहिए। अब बच्चे बोल रहे हैं नहीं बनाना चाहिए, यही एथिकल डिलेमा है। मेडिसिन कंपनी अगर दवाई बनाया तो शेयर होल्डर के खिलाफ है लेकिन सोसाइटी के फेवर में, नहीं बनाया शेयर होल्डर के फेवर में है लेकिन सोसाइटी के खिलाफ है। तो सर इसको कैसे सॉल्व करें, ये सॉल्व नहीं हो सकता, रिजॉल्व हो सकता है। इट कैन नॉट बी सॉल्व, इट कैन बी रिजॉल्व। रिजॉल्व कैसे होगा, शेयर होल्डर लोग से पूछा जाएगा, शेयर होल्डर लोग अगर मना भी कर दिया तो फिर अब सोसाइटी के खिलाफ हो चुका है, तो सोसाइटी को कुछ और मेडिसिन वगैरह सप्लाई करके खुश किया जाएगा। इसको बोलते हैं पैराडॉक्स, इट कैन नॉट बी सॉल्व। इतना वाला ब्रैकेट, खाली पहला 2 लाइन, ये राइट वर्सेस रॉन्ग है। ठीक है, इसको हम लोग को रिजॉल्व करना रहता है, और इसको हम लोग एथिकल पैराडॉक्स बोलते हैं। पैराडॉक्स वो चीज होता है जो सॉल्व नहीं होता, रिजॉल्व हो सकता है। एथिकल डिलेमा कब आता है, जब ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट और स्टेक होल्डर के बीच में टकरार होता है, जो मैंने अभी आपको समझाया मेडिसिन का एग्जांपल देकर के। बताओ, एमओए पढ़ाया हुआ है, बताओ एमओए के अंदर सबसे पहला क्लॉज क्या है, नेम क्लॉज, सही जवाब। इंटरनल मैनेजमेंट आर्टिकल्स में लिखा हुआ रहता है। कंपनी का कामकाज कौन संभालता है, शेयर होल्डर की डायरेक्टर, डायरेक्टर्स। इसमें से कौन सा कंपनी का फीचर है, सभी कुछ है। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितना होता है, 200। ये अपना
लीगल रीजनिंग आ गया, जो कि मैथ्स सर हमारे LR एक्सपर्ट 31 क्लासेस ऑलरेडी करवा रखे हैं। छोटा छोटा क्लास है, बहुत सारा, 1 1 घंटा 50 मिनट का भी है, लेकिन 31 क्लासेस उन्होंने दिया है। आप खाली उतना कर लेंगे तो बम बम है, कोई रोक नहीं सकता आपको। सो दोस्तों, मैंने आपको एक एक पन्ना जो है वो चीर फाड़ करके दिखा दिया, ठीक है। टोटल 25 पहले दिया हुआ था मेरा लीगल एप्टीट्यूड का, और ये 26 क्लास था। मैंने बताया था आपको लगभग 1 घंटा का क्लास है। सो नाउ आई कैन से दिस कंप्लीट्स आवर एग्जॉस्टिव लेक्चर ऑफ माय लीगल एप्टीट्यूड 26। Here we go, boys and girls. Let's start. Law relating to torts. अब ये जो torts है, ये फ्रेंच वर्ड है, इसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है? रॉन्ग, सिविल रॉन्ग। और ये इसका ओरिजिन कहां से हुआ है? लैटिन शब्द से, लैटिन वर्ड टॉटम से। So tort is, which is a French word, tort which is a French word, in English it literally means civil wrong. Wrong, which wrong? Civil wrong. And it has originated from a Latin word tortum, that is civil wrong. एक्चुअल में देखो, जो wrong होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं, civil wrong, criminal wrong. Civil wrong अगर होगा तो वो torts में आएगा, criminal wrong अगर होगा वो offense माना जाएगा। टेक्निकली उसको हम लोग क्या बोलेंगे? offense बोलेंगे। ये देखो, तो मैंने क्या बताया आपको, जो रॉन्ग्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल रॉन्ग है तो टॉर्ट्स के कैटेगरी में आएगा, उसको टॉर्ट्स बोलेंगे। क्रिमिनल वाला रॉन्ग है तो ऑफेंस में आएगा। एक चीज याद रखना हमेशा, क्रिमिनल रॉन्ग यानी ऑफेंस के लिए मेंस रिया होना जरूरी है। मेंस रिया मतलब तुमने जो एक्शन किया वो सोच समझ करके गिल्टी माइंड के साथ किया। ये एक्शन पहले तुमने प्लान किया फिर किया, देयर वाज अ गिल्टी माइंड। बट गिल्टी माइंड जो है ना वो टॉर्ट्स में होना जरूरी नहीं है। स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के केस में क्या होता है, स्ट्रिक्ट एब्सोल्यूट लायबिलिटी, वो भी हम लोग सिखाएंगे। तुम्हारा सोचा समझा साजिश नहीं था, नेग्लिजेंस था, केयरलेसनेस था, लेकिन अगर दूसरों को नुकसान हुआ है, टॉर्ट्स अट्रैक्ट हो जाएगा। टॉर्ट्स का स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी तुम्हारे पर ठोक देंगे और तुमको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। चलो, अरे आ जाओ फटाफट। कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर ये यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, आता माजी सटकली यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर ली। हाय तनय, धनीशा, श्रेया, यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वर्षा वेरी सुन, वर्षा वेरी सुन, वेरी सुन वर्षा। थैंक यू श्रेया। श्रेया बोलिए आई फील सो ऑब्सेस्ड, आई फील सो ब्लेस्ड that I got opportunity to study from you. I wish I could meet you. Lots of love sir, आपकी जितनी तारीफ करूँ कम है। It's just you are the best, bestest of the best. Thank you. It really means, really means a lot. मेरे को भी भाई मोटिवेशन चाहिए रहता, मैं भी इंसान हूँ। चलो आ जाओ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स चालू हो रहा है। इंट्रो हो चुका है कि रॉन्ग्स दो प्रकार के होते हैं, सिविल रॉन्ग उसी को हम लोग टॉर्ट्स बोलते हैं, क्रिमिनल रॉन्ग उसको तो ऑफेंस बोलते हैं। मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड होना जरूरी है क्रिमिनल रॉन्ग में, मेंस रिया गिल्टी माइंड टॉर्ट्स में होना जरूरी नहीं है। यश शमालिया, कुंडू मेल कर दे भाई, मेल कर दे, मेल कर दे भाई। जश्न चल रहा है, JIGL मतलब जश्न, फटाफट आ जाओ। लॉट्स ऑफ लव शिवांशु टू दिल्ली ऑल्सो। ये देखो लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स में अभी तक हमने जो पढ़ा वो यहां पर हम मार्क भी करवा दे रहे हैं कि द वर्ड टॉट फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। द वर्ड टॉट फ्रेंच वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है, रॉन्ग, और इसको लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है टॉटम। लैटिन लैंग्वेज कौन सा, टॉटम।
टॉट्स मतलब क्या हो गया? रॉन्ग. टॉट्स मींस रॉन्ग. बट सारे रॉन्ग टॉट्स हैं? नहीं, सारे रॉन्ग टॉट्स नहीं माने जाएंगे. जैसे ऊपर में हमने आपको दिखाया ना, सारे रॉन्ग टॉट नहीं माने जाएंगे. जो क्रिमिनल रॉन्ग रहेगा वो तो ऑफेंस माना जाएगा, यानी केवल सिविल वाले रॉन्ग टॉट्स माने जाएंगे. मतलब ऑल wrongs are torts? No, only civil wrong. Tort is really a kind of civil wrong as opposed to criminal wrongs. Clear है ना? डमनाम सिने इंजूरिया. डमनाम सिने इंजूरिया, बिजूरिया नहीं, इंजूरिया. डमनाम सिने इंजूरिया. अब मेरे प्यारे बच्चों, डमनाम सिने इंजूरिया मतलब क्या होता है? ध्यान लगाओ भाई. डैमनाम सीने इंजूरिया का मतलब क्या होता है? डैमनाम सीने इंजूरिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? डैमनम मतलब हो गया डैमेजेस. डैमेजेस टू मे बी समवंस पर्सनल वेल्थ, हेल्थ, कंफर्ट, लग्जरी, बिजनेस डैमेज हुआ है. चाहे उसका पर्सनल हेल्थ, वेल्थ कुछ भी डैमेज हुआ हो, चाहे उसका बिजनेस डैमेज हुआ हो, लेकिन डैमेज तो हुआ है, चोट तो पहुंचा है. सीने मतलब विदाउट, इंजूरिया मतलब वायलेशन ऑफ लॉ, इंफ्रिंजमेंट ऑफ लॉ. अगर किसी व्यक्ति को डैमेज हो रहा है, उसका पर्सनल हेल्थ, वेल्थ, कंफर्ट, लग्जरी, जॉय, हैप्पीनेस चला जा रहा है, बट विदाउट एनी वायलेशन ऑफ लॉ, विदाउट एनी वायलेशन ऑफ लॉ. मान लो बी का वेल्थ चला गया, बी को बिजनेस में नुकसान हो गया, बी को वेल्थ चला गया, उसको बिजनेस में नुकसान हो गया, क्योंकि ए ने उसी के एरिया में अपना बिजनेस खोल दिया, अपना दुकान खोल दिया. बी के एरिया में जो दुकान था ना बी का, उसी के ठीक बगल में ए ने अपना भी दुकान लगा दिया. क्या इससे बी को नुकसान हुआ? पूरा उसका वेल्थ चला गया, बट विदाउट एनी वायलेशन ऑफ लॉ. ए का दुकान खोलना, ये तो हम लोग अभी पढ़े थे थोड़े देर पहले, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है रे बाबा, एनी पार्ट ऑफ इंडिया में. तो ए हैज नॉट वायलेटेड एनी लॉ. इवन इफ ए हैज नॉट वायलेटेड एनी लॉ, नॉट इन्फ्रिंज एनी लॉ, उससे अगर बी को कुछ नुकसान हो रहा है तो बी को भुगतना पड़ेगा. बी क्या ए को सू कर सकता है? नहीं कर सकता. देयर इज नो रेमेडी इन टॉर्ट्स. ये था डैमनम सीने इंजूरिया. डैमनम सीने इंजूरिया का मतलब समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों को. डैमनम सीने इंजूरिया का मतलब समझ में आ गया होगा. इट मींस लॉस कॉज्ड टू समवन बट विदाउट एनी वायलेशन ऑफ लॉ. Loss caused to someone but without any violation of law. Then suit is not possible. केस नहीं पॉसिबल है. Then suit is not possible. करोगे तो हार जाओगे, डिसमिस कर दिया जाएगा. ये है डैमनम सिने इंजूरिया. डैमनम मतलब क्या हो गया? डैमेज, लॉस. सिने मतलब विदाउट, इंजूरिया मतलब विदाउट वायलेशन ऑफ लॉ. तो डैमनम सिने इंजूरिया क्या हो गया? डैमेजेस, लॉसेस कॉज विदाउट वायलेशन ऑफ लॉ. देन सूट इज नॉट पॉसिबल. जैसे ये देखो, यहां पर देखो, एग्जाम्पल देखो सीधा. इफ आई ओन अ शॉप and you open a shop in the neighborhood, as a result of which if I lose some customer and profit falls off, I cannot sue you for the loss in profit because you are exercising your legal right. Yaar, you are not violating any law. There is no violation of law, there is no infringement of law. So if there is no infringement of law, still there is any loss caused to someone else, that person cannot sue you. ये था डैमनम सिने इंजूरिया. इंजूरिया मतलब कितना बार बताएं वही चीज, वायलेशन ऑफ लॉ. सिने मतलब विदाउट. तो इस बार वायलेशन ऑफ लॉ हुआ है विदाउट डैमेज. तो क्या हुआ? डैमेज नहीं हुआ, लेकिन तुमने लॉ को वायलेट किया. तो किया कैसे? सो इफ यू इन्फ्रिंज द लॉ, you infringe the legal right, you infringe the law, you violate the law to cause damage to me, even though if I don't suffer any damage. मेरा ऑल उल्टा अच्छा हो गया, फिर भी हम तुमको sue कर सकते हैं क्योंकि तुमने लॉ वायलेट किया. You have intruded into my private rights. You have intruded into my private rights by violating the law. So even if there is no loss caused to me, still I can sue you. इंजूरिया सीने डैमनम मतलब समझ में आया? वायलेशन ऑफ लॉ. It means person violated the law. Then plaintiff can sue
देन प्लेंटिफ, प्लेंटिफ मतलब जो केस कर रहा है, बिल्कुल हम स्यू कर सकते हैं। प्लेंटिफ कैन स्यू दैट पर्सन, प्लेंटिफ कैन स्यू दैट पर्सन, प्लेंटिफ कैन स्यू दैट पर्सन even if plaintiff did not suffer loss. Even if plaintiff did not suffer any loss. बात लॉस का है ही नहीं, बात है वायलेशन ऑफ लॉ का। क्या तुमने लॉ वायलेट किया, तुमने लॉ वायलेट किया मेरे को चोट पहुंचाने के लिए, मेरे को चोट नहीं भी पहुंचा तो भी मैं तुम्हारे पर केस कर सकता हूं, बिकॉज यू हैव इन्फ्रिंज्ड द लॉ। It means injury without damage, that is where there is no damage resulted, कोई डैमेज नहीं हुआ मेरे को, yet it is injury or wrong in tort, because there is infringement of legal right, there is infringement of my legal right, you have infringed my legal right, not resulting in harm, but plaintiff can still sue in tort, plaintiff can still sue in tort। समझ में आ गया सर? जैसे मान लो मेरा एक आम का बगान है, मेरा आम का बगान है ना मेरा, यू आर अ ट्रेसपासर, मान लो एक ट्रेसपासर आकर के दीवार कूद करके वो मेरे आम के बगान में आ गया, क्या मेरा लॉ वायलेट किया उसने? ही हैज ट्रेसपास, सो ही हैज वायलेटेड माय लॉ। क्या मेरे को डैमेज हुआ? नहीं, डैमेज नहीं हुआ, फिर भी मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूं। उसने चोरी नहीं किया, फिर भी मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूं। एग्जाम्पल समझ में आया ना? मेरा आम का बगान है, एक ट्रेसपासर आकर के क्या किया है? ट्रेसपासर आकर के उस आम का बगान में फुदक करके कूद काद करके बैठ गया और वो रात गुजार लिया और कुछ हानि नहीं किया, कोई चोरी नहीं किया, फिर भी मैं उसको स्यू कर सकता हूं यार। मैं स्यू क्यों कर रहा हूं? चलो मैं तुम्हारे पर एग्जाम्पल लेता हूं। तुम रात में सो रहे थे, कोई आउटसाइडर अजनबी रास्ता का भिखारी आकर के बगल वाला रूम खाली था उसमें सो गया और सुबह उठ करके बोल रहा है थैंक यू, जा रहे हैं, क्या तुम छोड़ोगे उसको? क्या तुमको कोई डैमेज हुआ? डैमेज नहीं हुआ, फिर भी तुम नहीं छोड़ोगे, तुम स्यू कर सकते हो। मतलब एक्ट ऑफ ट्रेसपासिंग अपॉन अनदर्स लैंड इज एक्शनेबल। एक्शनेबल मतलब हम स्यू कर सकते हैं, इवन दो इट हैज नॉट कॉज्ड द प्लेंटिफ इवन स्लाइटेस्ट हार्म। मेरे को थोड़ा भी हार्म नहीं हुआ, फिर भी मैं स्यू कर सकता हूं। मक्खन सर, एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना। डेमनम तो याद रहेगा ना? डेमनम मतलब क्या? डैमेजेस। तो डेमनम सिने इंजुरिया मतलब क्या हुआ? डेमनम सिने इंजुरिया मतलब क्या हुआ? डेमनम सिने इंजुरिया मतलब डैमेजेस हुआ है, लॉस हुआ है। डेमनम सिने इंजुरिया मतलब लॉस हुआ है विदाउट वायलेशन ऑफ लॉ। विदाउट वायलेशन ऑफ लॉ तब सुन नहीं हो सकता। अरे मेरे अंगने में तुमने दुकान खोला है, मेरे प्रॉफिट्स को तुमने कम किया है, मैं तुमको सुन नहीं कर सकता, बिकॉज यू हैव एक्सरसाइज योर लीगल राइट। इंजुरिया सीने डेमनम में क्या होगा? इंजुरिया सीने डेमनम में, इंजुरिया मतलब वायलेशन ऑफ लॉ। वायलेशन ऑफ लॉ हुआ है, मेरे को डैमेज नहीं हुआ तो क्या हुआ? मैं फिर भी तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। मेरे आम का बगान में आ करके रहोगे, भले ही मेरे को स्लाइटेस्ट हार्म नहीं होगा, फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। मेंस रिया, ये जैसे ही हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे बता दिए थे, मेंस रिया मतलब क्या होता है? गिल्टी माइंड। क्या ये टॉर्ट्स में रहना गिल्टी माइंड जरूरी है? आंसर इज नहीं। अगर तुम्हारा गिल्टी माइंड, देखो क्रिमिनल रॉन्ग जो ऑफेंस होता है ना, ऑफेंस में तो मेंस रिया होना मैंडेटरी है, लेकिन टॉर्ट्स में मेंस रिया होना मैंडेटरी नहीं है। बिना मेंस रिया के भी टॉर्ट्स लग सकता है, सिविल रॉन्ग माना जाएगा। नहीं, मैं जानता हूं तुम्हारा गिल्टी माइंड नहीं था, तुम्हारा गिल्टी माइंड नहीं था, फिर भी तुम्हारे कारण अगर दूसरों को नुकसान हुआ है तुमको चुकाना पड़ेगा। ये टॉर्ट्स के अंदर नियम है, ठीक है? इसको स्ट्रिक्ट एब्सोल्यूट लायबिलिटी बोलते हैं, जो भी हम नेक्स्ट पेज में पढ़ाने वाले हैं। काइंड्स ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटीज में आ जाओ। हा हा, सानिया अरे मेरे गांजा लोग फटाफट आ जाओ, फटाफट सिखाएंगे एकदम फटाफट, फास्ट फास्ट। काइंड्स ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी में सबसे पहला काइंड्स ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी में हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं या टाइप ले रहे हैं, टाइप ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी में कि टॉर्ट्स में क्या क्या माना जाता है। सिविल रॉन्ग, स्ट्रिक्ट एब्सोल्यूट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी, विसेरियस लायबिलिटी एंड विसेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। विसेरियस मतलब
काम कोई और किया है, कांड कोई और किया है और उसके बदले में हमको भुगतना पड़ेगा। कांड किसी ने किया है और भुगत कोई और रहा है, इसको बोलते विसेरियस लायबिलिटी। जैसे एजेंट के एक्शन के लिए प्रिंसिपल लायबल है, काम तो कर्मकांड तो एजेंट ने किया बट भुगतेगा प्रिंसिपल, विसेरियस लायबिलिटी। वैसे विसेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट होता है, यानी सरकार। सबसे पहले स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। काइंड ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी में सबसे पहले स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ये स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनो, कि भले ही तुम्हारा गिल्टी माइंड नहीं था, मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड नहीं था, तुमने जानबूझ करके दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाया, जानबूझ करके तुमने नहीं किया, एक्सीडेंटली हुआ, नेग्लिजेंस से एक्सीडेंट हुआ, मिस्टेक था, एक्सीडेंट था, फिर भी तुम्हारे ऊपर स्ट्रिक्ट एब्सोल्यूट लायबिलिटी रहेगा। जैसे एक फेमस केस स्टडी है, इसका मैं आपको बताता हूं, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में क्या हुआ था, दोस्तों फटाफट सुनो, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में क्या हुआ था। मान लो दो लोग हैं, ए और बी, सिंपल करते हैं, मान लो दो लोग हैं, ए और बी, दो लोग हैं रे बाबा, कौन कौन, ए और बी। मान लो मैं हूं बी, मैं कौन हूं, बी, देयर आर टू पर्सन्स ए एंड बी। मान लो से फॉर एग्जांपल मेरे बच्चों दो इंसान है हम लोग, से फॉर एग्जांपल हम लोग कितने इंसान है बताओ ना, हम लोग दो इंसान है। मान लो ए और बी, हम लोग दो इंसान है, ठीक है सर, तो हम लोग दो इंसान है, ए और बी। मैं हूं बी, क्या हुआ, बी ने क्या किया, उसका जमीन जो था ना, उसमें बी का पोर्शन ऑफ द लैंड था, उसमें उसको रिजर्वोयर बना था, एक बड़ा टैंक का रिजर्वोयर जिसका हम वाटर स्टोर कर सके। ठीक है, तो मैंने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया कि भाई ये रहा जमीन, ठीक है, और इसके ऊपर तुम्हें क्या बनाना है, रिजर्वोयर बनाना है, एकदम बड़ा कैपेसिटी का रिजर्वोयर बनाना है, मेरे जमीन पर बड़ा कैपेसिटी का रिजर्वोयर बनाना है। जमीन के नीचे जो था ना, जमीन के नीचे माइनिंग शैफ्ट्स था, हाँ मैंने ही ला रखा था, बी ने ला रखा था माइनिंग शैफ्ट्स। माइनिंग शैफ्ट्स मतलब बारूद, बारूद बारूद जिससे पत्थर को ब्लास्ट किया जा सकता है। तो माइनिंग शैफ्ट्स, जमीन के नीचे माइनिंग शैफ्ट्स गड़े हुए थे, माइनिंग शैफ्ट्स, लैंड माइंस, माइनिंग शैफ्ट्स, बारूद गड़े हुए थे। और मैंने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया और बोला भाई रिजर्वोयर बनाना है, रिजर्वोयर। अब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ने रिजर्वोयर बना दिया, और रिजर्वोयर बनाने के बाद जब उसके अंदर पानी भरा गया, पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि जो जमीन के नीचे माइनिंग शैफ्ट्स दबे हुए थे, वो माइनिंग शैफ्ट्स पानी का प्रेशर के कारण बर्स्ट हो गए, रिजर्वोयर बर्स्ट, पानी इतना बाहर निकल करके जो मेरा पड़ोसी है नेबर ए, उसका माइन के अंदर घुस गया। उसका कोल माइन था, कोल माइन जो है ना वो बन गया वाटर माइन, इट वाज फ्लडेड, उसका कोल माइन पूरा नुकसान हो गया। क्या मैंने जानबूझ करके किया, मेरा कोई गिल्टी माइंड था, मेरा गिल्टी माइंड नहीं था, ये ऑफेंस नहीं है, लेकिन ये टॉर्ट्स है, सिविल रॉन्ग है। I will be strictly and absolutely liable. Why? Because I have made non-natural use of land. Non-natural use of land. ये natural use नहीं था, ये non-natural use of land था। I have brought something. I have brought something and kept under my land. Mining shafts, बारूद. I have brought बारूद. I have brought something which is dangerous. Which if escapes will cause injury. And if it escapes and causes injury to other person, then I shall be strictly and absolutely liable. नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड मैंने किया, बिल्कुल मैंने नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड किया। पहले तो अपने जमीन के नीचे वो बारूद रखा और उसके ऊपर इतना रिजर्वर बना दिया, इतना बड़ा सारा, तो ये नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, ये नेचुरल यूज नहीं है, ये नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है। तो अगर अनइंटेंशनली भी सामने वाला को, नेबर को नुकसान हो जाता है या किसी को भी नुकसान हो जाता है, मैं उसके लिए लायबल हूंगा, मेरे को चुकाना पड़ेगा। ये था रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। फिर आगे जाकर के एक केस लॉ आया, रीड वर्सेस लायंस। ये तो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर था, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। इसके बाद आगे जाकर के एक केस लॉ और आया, रीड्स वर्सेस लायंस। रीड वर्सेस लायंस में कोर्ट ने बोला, ये जो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में जो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी बताया गया था ना, कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूटली लायबल रहेगा पर्सन, भले उसका गिल्ट माइंड नहीं था, ये दोनों केस सेटिस्फाई होंगे तभी रायलैंड वर्सेस फ्लेचर स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी ठोका जाएगा, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर ठोका जाएगा, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। कंडीशन नंबर 1, मैंने कुछ डेंजरस चीज ला करके अपने जमीन पर रखा है जो कि अगर एस्केप हो गया और किसी ऐसा जमीन में जा रहा है जो मेरे अंडर में नहीं है, मैंने एक डेंजरस चीज ला करके अपने जगह में रखा है और वो वहां से एस्केप हो रहा है, किसी दूसरे के जगह में जा रहा है,
दूसरा चीज, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड मैंने किया, इसलिए वो चीज एस्केप हुआ। मैंने एक डेंजरस ऑब्जेक्ट लेकर के आया विच आई केप्ट अंडर माई कस्टडी, अंडर माई एरिया, बट इट हैज मैंने कुछ डेंजरस सामान लाया, ठीक है, बट वो क्या हुआ, वो दूसरा जगह चला गया, दूसरा जगह, दूसरे के प्रॉपर्टी में चला गया। और दूसरा बात, ये क्यों हुआ, इट एस्केप्ड इनटू अदर्स प्रॉपर्टी। व्हाई डिड इट एस्केप टू अदर्स प्रॉपर्टी? बिकॉज ऑफ माय नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। ये रीड वर्सेस लैंड में बोला गया। इंडिया में भी एक केस स्टडी है, इंडिया में केस लॉ है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या बोला गया? हेल्ड इन द केस लॉ ऑफ एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कि जितने भी फैक्ट्री है ना, जिन लोग हैजर्डस प्रोसेस से डील कर रहे हैं, जितने भी फैक्ट्री है जिन लोग हैजर्डस प्रोसेस से डील कर रहे हैं, हैजर्डस गुड्स से डील कर रहे हैं, इनको सबसे पहले तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए कि वो हैजर्डस प्रोडक्ट्स, हैजर्डस गुड्स, हैजर्डस प्रोसेस, गैस, हार्मफुल गैसेस लीक ना हो बाहर में। एंड अगर सारा सेफ्टी प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी अगर लीक हो जाता है और डैमेज हो जाता है, नो मैटर हाउ मच सेफ्टी प्रिकॉशंस यू टुक, नो मैटर इट वाज अनइंटेंशनल, नो मैटर दैट द लीकेज ऑफ द हैजर्डस प्रोडक्ट्स वर अनइंटेंशनल, no matter how much safety precautions you took, no matter how much it was unintentional, still if it leaks and causes damages to the neighbors, you are strictly and absolutely liable. Those factories dealing in hazardous process, hazardous products, if it leaks and causes damages to the others, कितना भी सेफ्टी प्रिकॉशन लिया हो, भले ही अनइंटेंशनल हो, तुम्हारे ऊपर स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी ठोकेंगे और कंपेंसेशन चुकाना पड़ेगा। 3 केस पढ़ाया अभी मैंने, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, रीड वर्सेस लायन, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बिल्कुल भोपाल गैस ट्रेजेडी क्लास में डिस्कस किए थे इसके ऊपर। तो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या बोल रहा है? मेंस रिया का दरकार नहीं है, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर टॉट स्ट्रोक देंगे और तुमको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। कब? ये सब केस में, जब लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट हो रहा है। क्यों लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट हो रहा है? क्योंकि एस्केप कर गया डेंजरस सब्सटेंस जो तुमने ला करके रखा था अपने जमीन पर, जैसे वो बारूद, रिजर्वर का पानी। इनएविटेबल मिस्टेक, लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक, गलती से मेरे आम के बगान में चलते चलते आ गए, सोचे जंगल है और मेरे प्रॉपर्टी में घुस गए, तो भी तुम स्ट्रिक्टली एंड एब्सोल्युटली लायबल हो। तुमने जानबूझ करके मेरा प्रॉपर्टी में ट्रेसपास नहीं किया, फिर भी अगर ट्रेसपास किया तो तुम लायबल हो। विसरियस लायबिलिटी फॉर रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स, ये तो पता ही ना, विसरियस लायबिलिटी फॉर रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स। पार्टनर के लिए दूसरा पार्टनर लायबल है, एजेंट के लिए प्रिंसिपल लायबल है। ये रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में मैंने आपको बता दिया था क्या हुआ था। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में पूरा यहां पर सेम चीज लिखा हुआ है जो ऑलरेडी मैंने अभी अभी आपको बताया। और फिर रायलैंड वर्सेस फ्लेचर हर बार लगेगा नहीं, रीड वर्सेस लायंस में बोला गया, रीड वर्सेस लायंस में बोला गया कि रायलैंड वर्सेस फ्लेचर जब 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी लगेगा। जो डेंजरस चीज लाया था वो तुम्हारे एरिया से दूसरे के एरिया में गया, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड के कारण। एस्केप फ्रॉम अ प्लेस ऑफ विच डिफेंडेंट, डिफेंडेंट मतलब जिसके जगह से गया ना, तभी तो नेबर मेरे ऊपर केस किया, नेबर को गुस्सा आया, नेबर को नुकसान हुआ, नेबर मेरे ऊपर केस किया, तो नेबर प्लेंटिफ है और हम डिफेंडेंट है ना। एस्केप फ्रॉम अ प्लेस, कहां से, किसका प्लेस है? अरे मेरे प्लेस से एस्केप हुआ जो मेरे कंट्रोल में था। कहां गया? विच इज आउटसाइड माई कंट्रोल, ऐसा जगह गया विच इज आउटसाइड माई कंट्रोल, और समथिंग लाइकली टू डू मिसचिफ इफ इट एस्केप्स। एंड ये नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड था, ये नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड था, इट वॉज अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, जैसे मैंने आपको बताया। चलो बल्ले 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 बल्ले, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी तुम्हारे ऊपर अट्रैक्ट नहीं होगा, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी तुम्हारे ऊपर अट्रैक्ट नहीं होगा, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी तुम्हारे ऊपर अट्रैक्ट नहीं होगा जब तुमने नॉन नेचुरल यूज किया ही नहीं, नेचुरल यूज ऑफ लैंड किया। तुमने एक छोटा सा पानी का टंकी बनाया था, फ्लड आ गया और बह करके ले गया, तो यार तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है। अगर तुम नेचुरल यूज किया तब तुम डरो मत, तुम्हारे पास स्ट्रिक्ट एब्सोल्यूट लायबिलिटी नहीं रहेगी। तो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में क्यों किया? इट वाज अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। कौन रखता है बारूद जमीन के नीचे ला करके? कौन बनाता है उसके बड़ा इतना बड़ा रिजर्वायर? वो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड था। अगर तुम नेचुरल यूज ऑफ लैंड कर रहे हो तो तुम्हारा पड़ोसी को अगर डैमेज हो भी जाए, तुमको 1 फुट इकॉर्डी चुकाने का दरकार नहीं है, बिकॉज इट यू मेड अ नेचुरल यूज ऑफ लैंड। या फिर कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ,
मैंने प्लेंटिफ को जाकर के सब सच्चाई बता दिया था, बारूद है, उसके रिजर्वर बना रहा है, बोला ठीक है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेंटिफ अगर हाँ कर दिया और फिर अगर उसको नुकसान हो गया तो मेरा कोई गलती नहीं है। एक्ट ऑफ गॉड, अब तीन चीज सुन लो एक्ट से। एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी या एक्ट ऑफ प्लेंटिफ, चार एक्ट ठोक देना। एक्ट ऑफ गॉड, अरे भगवान जी अगर रात को एक फ्लड ला दिया तो मैं क्या करेगा, ओ माय गॉड, एक्ट ऑफ गॉड, तब तो सभी को नुकसान हो रहा है, तेरे को भी हो रहा है तो मेरे को लायबल मत कर, एक्ट ऑफ गॉड के कारण। या फिर एक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, अरे गवर्नमेंट ने रिजर्वर बनाया यार ये जमीन के ऊपर गवर्नमेंट ने रिजर्वर बनाया है, बोला यहां से सबको खेत में पानी देंगे, तो एक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी था। या फिर एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, यार मेरे को नहीं पता, मेरे जमीन पर किसी ने इलीगल कब्जा कर लिया यार, मेरे जमीन पर, मैं तो खुद कोर्ट में केस कर रहा हूं, जाकर के देख लो, मेरे जमीन पर किसी ने इलीगल कब्जा करके ये सब बनाया, तब मैं लायबल नहीं हूं, इट वाज डन बाय एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। या फिर एक्ट ऑफ प्लेंटिफ, अरे तुम्ही को तो पानी चाहिए था अपने खेत के सिंचाई के लिए, इसलिए तुमने यहां पर रिजर्वर बनाया था, भुगतो। जबरदस्त सर। तो क्या क्या बताओ, कब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, लायबल नहीं होंगे, हम बच जाएंगे, हम बच जाएंगे जब मैंने नेचुरल यूज ऑफ लैंड किया, नॉन नेचुरल यूज नहीं किया, नेचुरल यूज किया, नेचुरल यूज ऑफ लैंड किया। तो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में क्यों लायबल था, क्योंकि वो तो नॉन नेचुरल था ना, इतना लार्ज क्वांटिटी में, वो तो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड था। अगर मैं वही छोटा टंकी लगा रहा हूं अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए, ऑर्डिनरी डोमेस्टिक पर्पस, वो नेचुरल यूज है, तब वो नेचुरल यूज है। प्लेंटिफ नहीं बोला था, सब कुछ प्लेंटिफ से पूछ करके हुआ था, तब अब क्यों रो रहा है, मत कर। चार तो एक्ट बता दो, एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, एक्ट ऑफ प्लेंटिफ, उसी ने किया। एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, एक्ट ड्यू टू प्लेंटिफ्स डिफॉल्ट, मतलब एक्ट ऑफ प्लेंटिफ। फिर मैंने आपको बताया था ना एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या बोला कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या बोला कि तुम लोग बड़ा बड़ा जो फैक्ट्री चला रहा है ना, जितना भी हैजर्डस प्रोसेस, हैजर्डस प्रोडक्ट है, पहला बात तो सेफ्टी प्रिकॉशन अच्छा रखो, उसके बाद भी अगर कुछ लीकेज हो गया तो भले ही तुम्हारा अनइंटेंशनल था, जानबूझ करके नहीं हुआ, भले ही सेफ्टी प्रिकॉशन लिया गया था टू द लार्जेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट, लेकिन अगर डैमेज हुआ चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट एब्सोल्यूट लायबिलिटी रहेगा। द एंटरप्राइज मस्ट बी हेल्ड टू बी अंडर एन ऑब्लिगेशन to provide that hazardous inherently dangerous activity in which it is engaged, जो भी तुम ये डेंजरस काम कर रहे हो, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी के साथ करो, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी। उसके बाद भी अगर कुछ हार्म हो जाता है, enterprise must be absolutely liable to compensate for such harm and it should be no answer to the enterprise to say, और अब ये नहीं बोल सकते कि आपने तो सारा रीजनेबल केयर लिया था हार्म को रोकने के लिए, फिर भी अगर हार्म हुआ, भले ही आपका कोई गलती नहीं था, तो भी आप लायबल रहे, आपका कोई नेग्लिजेंस भी नहीं था, फिर भी आप लायबल है। भाई कैसा लग रहा है भाई, कैसा लग रहा है दोस्तों, बहुत फास्ट रिवीजन करवाएं ये वाला। क्लियर है ना बच्चों, क्लियर है ना दोस्तों। जबरदस्त जबरदस्त, रिवीजन का रिवीजन का रिवीजन। लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स, अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, दो प्रकार के रॉन्ग होते हैं, सिविल रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग। जो सिविल रॉन्ग होते हैं ना उसको टॉर्ट्स बोलते हैं, और वहां मेंस रिया होना जरूरी नहीं है, यानी गिल्टी माइंड, प्लानिंग प्लॉटिंग करके करो, ये जरूरी नहीं है। टॉर्ट्स में प्लानिंग हो जरूरी नहीं है, नेग्लिजेंस से भी हो सकता है टॉर्ट, सिविल रॉन्ग और लायबल रहोगे। क्रिमिनल रॉन्ग मतलब, क्रिमिनल रॉन्ग मतलब होता है ऑफेंस। क्रिमिनल रॉन्ग मतलब क्या होता है भाई, क्रिमिनल रॉन्ग मतलब होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ऑफेंस, राइट गाइस। सिविल रॉन्ग जो होता है, सिविल रॉन्ग होता है टॉर्ट्स, क्रिमिनल रॉन्ग होता है ऑफेंस। फिर हमने बात किया था डेमनम, डेमनम सीने इंजुरिया, डेमनम मतलब डैमेजेस, सीने मतलब विदाउट, इंजुरिया मतलब वायलेशन ऑफ लॉ। डैमेजेस हुआ है विदाउट वायलेशन ऑफ लॉ, आप स्यू नहीं कर सकते। अरे मेरे आंगने में तुमने दुकान खोला और मेरे को नुकसान हुआ, मैं तुम्हें स्यू नहीं कर सकता। इंजुरिया सीने डेमनम मतलब वायलेशन ऑफ लॉ हुआ है, तुमने लॉ वायलेट किया है और मेरे को लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ, फिर भी मैं तुम्हें स्यू कर सकता हूं। यू हैव ट्रेसपास इनटू माय प्रॉपर्टी, मेरे को कोई स्लाइटेस्ट हार्म नहीं हुआ, फिर भी मैं तुम्हें स्यू कर सकता हूं। काइंड्स ऑफ टॉर्शियस लायबिलिटी में,
काइंड्स ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी में स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबल। स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या होता है? स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में गलती से एक्सीडेंट हो गया, गलती से कोई नेग्लिजेंस हो गया, लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट, इनएविटेबल नेग्लिजेंस, या फिर विसेरियस लायबिलिटी फॉर अदर्स। तुमने जानबूझ करके नहीं किया, फिर भी तुम स्ट्रिक्टली और एब्सोल्युटली लायबल हो गए। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस में मैंने तुम्हें क्या बताया? रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस में मैंने तुम्हें यह बताया कि भाई यहां पर हुआ ये था, मान लो दो पार्टी था बी एंड ए। बी का जमीन के नीचे बारूद था और उसके ऊपर वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर स्क्वायर करके रिजर्वर बना लिया। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि बारूद फट गया, रिजर्वर फट गया। रिजर्वर फटने के कारण जो पानी था वो सामने वाला ए का कोल माइन में भर गया और उसको डैमेज हो गया। क्या वो मेरे को सू कर सकता है? हाँ कर सकता है। क्या मेरा जानबूझ करके इंटेंशन द मेंस लिया था? नहीं था, लेकिन भाड़ में गया, वो फिर भी तुमको सू कर सकता है। रीड्स वर्सेस लाइन, ये तो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर था। रीड्स वर्सेस लाइन में बोला गया, रीड वर्सेस लाइंस में ये बोला गया कि जो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का रूल है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी लगाओगे। मैंने कोई डेंजरस चीज लाया जो मैंने अपने प्रॉपर्टी में रखा और वहां से वो एस्केप कर रहा है किसी और के प्रॉपर्टी में, और नॉन नेचुरल यूज किया मैंने, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। फिर इसके एक्सेप्शन से रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, अब बल्ले बल्ले मेरे ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एब्सोल्युटली लायबिलिटी नहीं रहेगा। 5 केस में मैंने नेचुरल यूज ऑफ लैंड किया यार, डोमेस्टिक पर्पस के लिए टंकी बनाया था यार, नेचुरल यूज ऑफ लैंड किया, या फिर कंसेंट ऑफ जो भी किया मैंने प्लेंटी से पूछ करके किया था। अब उसको पता नहीं क्यों खुजली हो रहा है और मेरे को स्यू कर रहा है। मैंने तो तेरे से पूछ करके किया था, या मैंने तो किया ही नहीं है यार। 4 जन का एक्ट ठोक देना, एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, गवर्नमेंट ने काम किया है। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, कुछ इलीगल लोग कब्जा करके काम किया है, या फिर एक्ट ऑफ प्लेंटिफ तुमने किया है। एक्ट ऑफ गॉड, थर्ड पार्टी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, प्लेंटिफ। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यही बोला गया, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यही बोला गया, कितना भी सेफ्टी मेजर ले लो, अगर हैजर्डस प्रोसेस के कारण किसी को नुकसान हुआ तुमको चुकाना पड़ेगा फैक्ट्री, स्ट्रिक्टली एंड एब्सोल्युटली लायबल, भले ही तुम्हारा कोई नेग्लिजेंस नहीं था फिर भी। विसरियस लायबिलिटी में आ जाओ भाई, लाइक बटन ठोक दो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया यार। शुभिता घोष 470 जो है ना वो सेक्शंस कंपनीज एक्ट में है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चल रहा है भाई 448 है। ठीक है, कंपनीज एक्ट को कंफ्यूज मत करो सीओआई के साथ। चलो आ जाओ, हाँ तुम उसको फॉलो कर लो शुभिता, तुम उसको फॉलो कर लो, ठीक है चलो। मतलब क्या हालत हो गया है शुभिता, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देश का जो, शुभिता शर्म आनी चाहिए तुम्हें, देश का संविधान विकिपीडिया लिखेगा, देश का जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन है वो विकिपीडिया से रेफर करोगे, विकिपीडिया लिखेगा। इससे बड़ा शर्म का बात कुछ हो सकता है क्या? हाँ चलो ओके। विसेरियस लायबिलिटी, विसेरियस लायबिलिटी मतलब कांड कोई और करेगा भुगतेगा कोई और। जैसे प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट, अगर एजेंट पता ही है ना, प्रिंसिपल एजेंट में एजेंट के एक्शन के लिए कौन लायबल रहेगा? प्रिंसिपल। क्विट फेसिट एलियम फेसिट पर से, क्विट फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, क्विट फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। प्रिंसिपल एंड एजेंट का केस, क्विट फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। He who acts through an agent, he who acts through an agent is acting himself. He who acts through an agent, the agent is acting himself. समझ में आ गया सर? तो ये हो गया विसेरियस लायबिलिटी प्रिंसिपल एजेंट में। पता है ना विसेरियस लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी फॉर वर्क डन बाय अदर्स, लायबिलिटी फॉर वर्क डन बाय अदर्स। फॉर एग्जांपल, फॉर एजेंट्स एक्शन प्रिंसिपल इज लायबल, फॉर एजेंट्स एक्शन प्रिंसिपल इज लायबल। मक्खन एकदम, मक्खन एकदम, मक्खन एकदम। चलो ये हो गया विसेरियस लायबिलिटी प्रिंसिपल एंड एजेंट का। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। शुभिता यू आर डिस्टर्बिंग अस अननेसेसरली। तुम फॉलो करो ना भाई, तुमको कौन रोक रहा है? तुमको तो कोई रोक नहीं रहा, तुम फॉलो करो। मैंने बोल दिया जो मेरे को बोलना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर तुम विकिपीडिया से पढ़ोगे तुमसे बड़ा
बेवकूफ कोई नहीं हो सकता. नाउ डोंट पुट हार्श वर्ड्स इन माई माउथ. ओके, चलो क्लियर है बेटा, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. ये हो गया विसरियस लायबिलिटी. भाई गलत बोल रहे हो तुम. 448 है भाई, 448, 448, 448. और तुम तब कहां थे बताओ? अभी आकर के डिस्टर्ब कर रहे हो. मतलब तुम तो स्पैमर हो. यू आर अ स्पैमर, यू आर एब्सोल्युटली स्पैमर. प्रिंसिपल एंड एजेंट हो गया भाई. क्विट फेसिट पर एलियम, फेसिट पर से. अच्छा, पार्टनर्स के केस में तो पता ही है, एक पार्टनर भले ही कांड किया हो, सारे पार्टनर्स विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल. ऑल द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल. क्लियर है सर? क्लियर है? डिस्टर्बेंस हो रहा है, डिस्टर्बेंस मत करो. तो पार्टनर्स के केस में क्या बताया? पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल. वो तो बचपन से ही पढ़ते हैं, बड़ा सिंपल था. मास्टर एंड सर्वेंट के लिए सेम प्रिंसिपल एंड एजेंट, सेम प्रिंसिपल एंड एजेंट. फॉर द एक्शंस ऑफ द सर्वेंट द मास्टर विल बी लायबल, मास्टर विल बी लायबल. एंड एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में याद रखना, एम्प्लॉयर तभी लायबल रहेगा जब नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड हुआ. नहीं तो अगर वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लायबल रहेगा. अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, तभी तो इंडिपेंडेंट है ना. क्या वो मेरे देखो, प्रिंसिपल एंड एजेंट में क्या हो रहा है? एजेंट प्रिंसिपल के कस्टडी में काम कर रहा है, प्रिंसिपल के सुपरविजन में काम कर रहा है. वैसे पार्टनर लोग एक दूसरे के सुपरविजन में काम कर रहे हैं. मास्टर सर्वेंट में सर्वेंट मास्टर के सुपरविजन में काम कर रहा है. लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर तो मेरे सुपरविजन में काम नहीं कर रहा है, तो उसका गलती वही भुगतेगा. मैंने अगर उससे कुछ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड करवाया तभी मैं भुगतूंगा, जो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में हुआ था. स्टॉप द टॉपिक नाउ प्लीज, फोकस नाउ. ठीक है, चलो अभी जिस चैप्टर का बात हो रहा है बेटा उस चैप्टर में रहो. विसरियस लायबिलिटी का बात करो बेटा. विसरियस लायबिलिटी. विसरियस लायबिलिटी मतलब क्या हुआ? कांड कोई करेगा, भुगतेगा कोई. और जैसे मेरे को 4 एग्जांपल दो. विसरियस लायबिलिटी का 4 एग्जांपल फटाफट दो. प्रिंसिपल एंड एजेंट, पार्टनर्स, मास्टर सर्वेंट. इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में एम्प्लॉयर शैल नॉट नॉर्मली बी लायबल बट ही शैल बी लायबल इफ ही मेड अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड. Not at the cost of marathon, Shrishti. Try and understand. We gave enough time. We gave enough time. अब आ जाओ विसरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट. विसरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट. विसरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट मतलब क्या हो गया भाई? विसरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट मतलब कि क्या स्टेट यानी सरकार भी लायबल रहेगा? अगर सरकार के कारण, चलो मेरे को फटाफट चैट में बताओ, मेरे को तुम लोग से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं एक ठो, मेरे को फटाफट बताओ, क्या सरकार अगर कुछ एक्शन ले रहा है जिससे सोसाइटी को डैमेज हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या हम लोग सरकार को भी स्यू कर सकते हैं? बताओ यस कि नो. इफ गवर्नमेंट इज एक्सरसाइजिंग इट्स गवर्नमेंट का पावर्स जिसके कारण मेरे को नुकसान हो रहा है, जैसे होता है ना गवर्नमेंट जब देखो गड्ढा खोद करके छोड़ देता है, तो अगर गवर्नमेंट गड्ढा खोद करके छोड़ दिया जिसके कारण यार हम लेट हो गए, मेरे को डैमेजेस हो रहा है या हम उस गड्ढा में गिर गए, क्या हम सरकार को स्यू कर सकते हैं? क्या हम सरकार को स्यू कर सकते हैं? कुछ बच्चे बोल रहे हैं नॉट लायबल, कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस लायबल. आयुष और सिमरन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. सिमरन ने जवाब नहीं दिया है, आधा दिया है. आयुष ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. आयुष बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा, बिल्कुल सही जवाब है आयुष, कि अगर गवर्नमेंट अपना गवर्नमेंट का फंक्शंस कर रहा है यानी सॉवरेन फंक्शन, गवर्नमेंट अगर सॉवरेन फंक्शन कर रहा है, गवर्नमेंट अगर सॉवरेन फंक्शन यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड फंक्शन कर रहा है, उसके कारण हम लोग को कितना भी दुख दर्द हो जाए हम लोग स्यू नहीं कर सकते. लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफिसर नॉन सॉवरेन फंक्शन कर रहा है, नॉन सॉवरेन मतलब जो बाद बाकी लोग को भी अलाउड है, ऐसा नहीं है कि वो एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट करता है, नॉन सॉवरेन फंक्शन कर रहा है जिसके कारण हम लोग को अगर दिक्कत हो रहा है हम लोग स्यू कर सकते हैं. So for sovereign function there cannot be any tort, but if government is giving non-sovereign function, if government is giving non-sovereign function like other private sector, government is also giving us non-sovereign function and उसके कारण अगर हम लोग को कुछ नुकसान हो ना हम लोग स्यू कर सकते हैं.
केस कर सकते हैं। जैसे बीएसएनएल नॉन सॉवरेन फंक्शन है, उसके कारण अगर हम लोगों को नुकसान हो रहा है, बीएसएनएल ने एक टावर खड़ा किया ऐसा गंदा ढंग से कि वो टावर गिर गया बिल्डिंग में लोग को डैमेज हो गया, इंजरी हो गया, स्यू कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, वो नॉन सॉवरेन फंक्शन था। तो विसेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट में क्या होगा? विसेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट में क्या होगा? सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन, ठीक है। सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन। सॉवरेन फंक्शंस है स्टेट नॉट लायबल, नॉन सॉवरेन के लिए स्टेट लायबल। बिल्कुल सही मुस्कान। अब ये वाला आ जाओ। बैटरी, असॉल्ट, बॉडीली हार्म, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, मैलिशियस इंप्रिजनमेंट, डिफॉर्मेशन, नर्वस शॉक। एक इंडिविजुअल को तुम क्या क्या नुकसान कर सकते हो? बैटरी मतलब सर बैटरी डाल दिया क्या? नहीं, बैटरी मतलब जरा सा भी फोर्स अप्लाई करना इंडिविजुअल बॉडी पर। जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल ऐसे किसी ने मेरे को धक्का दे दिया, मेरे को ऐसे धक्का दे दिया, क्या मैं उसके ऊपर स्यू कर सकता हूं, केस कर सकता हूं? 100% कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। शेयर सॉवरेन नॉन सॉवरेन का एग्जांपल्स क्लियर है ना, मैंने बता दिया था। तुमसे इनकम टैक्स वसूला, तुमने टाइम पर नहीं दिया, एडवांस टैक्स इंटरेस्ट के साथ वसूला, तुमको नुकसान हुआ, तो क्या तुम स्यू कर दोगे? नहीं, सॉवरेन फंक्शन था। नॉन सॉवरेन फंक्शन का मैंने बता दिया था ना, बीएसएनएल वाला। बीएसएनएल जो है भले ही गवर्नमेंट ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है लेकिन नॉन सॉवरेन है, तो अगर बीएसएनएल ने टावर खड़ा किया और तुम्हारे ऊपर गिर गया तो बिल्कुल लायबल है। फिर स्पैमर आ गए क्या? हाँ, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, हाउएवर ट्रिवियल इट मे बी, 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 मतलब कितना भी धीरे से फोर्स हुआ हो, कितना भी धीरे से फोर्स हुआ हो। अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटा? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। अभी कुछ बोले सर कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं? जितने भी हो, अगर 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 कुछ चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन क्या अभी डिस्टर्बेंस करना उचित है? नहीं। तो ध्यान लगाइए कृपया करके, और लोगों को भी पढ़ने दीजिए। चलिए आइए, बाद बाकी जो लोग सुबह से पढ़ रहे हैं उनको तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना। बैटरी, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द पर्सन without his consent or lawful justification is a wrong of battery। अब तेरे को पुलिस अगर जबरदस्ती पकड़ करके ले जा रहा है, अरे बेटा अगर तेरे को पुलिस जबरदस्ती पकड़ करके ले जा रहा हो, तुम बोले मेरे साथ बैटरी हो गया, मेरे ऊपर फोर्स लगा दिया, हाँ देयर वाज अ लॉफुल जस्टिफिकेशन, पुलिस तो पकड़ करके लेकर के जाएगा, देयर वाज अ लॉफुल जस्टिफिकेशन। बट व्हेन समवन इज अप्लाइंग फोर्स ऑन इंडिविजुअल विदाउट हिज कंसेंट, व्हेन समवन इज अप्लाइंग फोर्स ऑन इंडिविजुअल विदाउट हिज कंसेंट और विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, दैट्स कॉल्ड बैटरी। मतलब बैटरी के लिए देखो क्या क्या चीज चाहिए। बैटरी के लिए दो कंडीशन चाहिए, एक तो यूज ऑफ फोर्स हाउएवर ट्रिवियल इट मे बी विदाउट प्लेंटिव्स कंसेंट। तुमने मेरे ऊपर फोर्स अप्लाई किया, भले ही थोड़ा फोर्स अप्लाई किया, तुमने ऊपर फोर्स अप्लाई किया, भले ही थोड़ा फोर्स अप्लाई किया, बट मीना मेरे से पूछे, एंड विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। गजब चीज है। हाँ, सो इवन दो द फोर्स यूज इज वेरी ट्रिवियल, बहुत स्मॉल एंड डज नॉट कॉज एनी हार्म, फिर भी रॉन्ग इज कमिटेड, हो गया कांड। इवन टू टच अ पर्सन इन एंगर, तुम मेरे को छुआ कैसे एंगर में, और विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, ये बैटरी है। असॉल्ट समझ में आता ही है रे बाबा। यहां पर ट्रिवियल फोर्स होगा कि ह्यूज? आंसर इज ह्यूज, आंसर इज ह्यूज। फटाफट यहां से देख लो। तो बैटरी क्लियर है, असॉल्ट हो गया, फटाफट यार रिवीजन चल रहा है।
बॉडीली हार्म समझ में आ रहा है ना रे बाबा? बॉडीली हार्म समझ में आ रहा है ना? कुछ उठा करके पटक देना, उठा करके पटक देना, चौक स्लैम दे देना। फॉल्स इंप्रिजनमेंट है, झूठा केस करके जेल के अंदर करवा दिया, झूठा केस में जेल के अंदर करवा देना, यह भी तो गलत है ना। और बाद में अगर प्रूव हो गया कि ये झूठा केस में तुमने उस बेचारा को जेल के अंदर करवाया था, तो उसके पास बिल्कुल राइट है, अगर वो साबित कर सके तो अब तुमको जेल होगा फॉल्स इंप्रिजनमेंट के कारण। मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन मतलब जेल तो नहीं करवा सका बट झूठा केस ही दर्ज किया, जेल नहीं हुआ इस बार, लेकिन तुम्हारा हिम्मत कैसे हो झूठा केस दर्ज करने का, यह मेलिशियस प्रोसिक्यूशन है। नर्वस शॉक, नर्वस शॉक में क्या हुआ? नर्वस शॉक तुमको छुआ तक नहीं गया, तुमने कुछ ऐसा गंदा चीज देख लिया, भयानक चीज देख लिया, डरावना चीज देख लिया, तुमको ऐसा कुछ डरावना चीज दिखा दिया गया कि नर्वस शॉक हो गया। नर्वस शॉक याद है वो एक तो भूल भुलैया मूवी आया था, जो छोटा राजपल, पहला वाला भूल भुलैया मूवी, अक्षय कुमार वाला, मंजुलिका वाला, जेते देवोना, यश सृष्टि, सुपर्ब एग्जांपल। तो उसमें वो याद है राजपाल यादव था, राजपाल यादव कुछ ऐसा चीज देख लेता है, वो मंजुलिका का रूप देख लेता है और वो नर्वस शॉक हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही नर्वस शॉक। और लास्ट वाला बच्चे बोल रहे डेफामेशन, मानहानि का दावा ठोकना, गलत इल्जाम लगाया इसलिए मैं मानहानि का दावा ठोक रहा हूं, दैट्स कॉल्ड डेफामेशन। अब देखो, चाहे बैटरी हो, चाहे असॉल्ट हो, चाहे बॉडीली हार्म हो, बैटरी, असॉल्ट, बॉडीली हार्म, चाहे मेलिशियस इंप्रिजनमेंट हो, फॉल्स इंप्रिजनमेंट हो, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, नर्वस शॉक और डेफामेशन, कर क्या लेंगे अब हम? स्यू करेंगे। क्या चीज के लिए स्यू करेंगे? डैमेजेस के लिए। ये देखो, हाँ राशि बिल्कुल सही, छोटा पंडित। रेमेडीज एंड टॉट्स, अगर मेरे साथ बैटरी हो रहा है, असॉल्ट हो रहा है, बॉडीली हार्म हो रहा है, या फिर फॉल्स इंप्रिजनमेंट, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, नर्वस शॉक और डेफामेशन, तो हम जुडिशियल रेमेडी, कोर्ट का सहारा लेंगे, और बिना कोर्ट का सहारा लिए हम खुद ही कुछ ना कुछ कर लेंगे। मेरे को धक्का मारेगा, उस समय हम बोलेंगे रुको रुको हम कोर्ट में नहीं यार, सीधा हम भी उसको पलट करके धक्का मार देंगे। दैट्स कॉल्ड एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। कानून को अपने हाथ में लेना, और कानून ही बोलता है हमको अपने हाथ में ले लो, ये होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। जुडिशियल रेमेडी के लिए हम कोर्ट जाएंगे और खुद ही हम कुछ कर लेंगे, उस समय उसको बोलता है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी, और कानून बोलता है हाँ हम लोग के पास क्या ना, तो खुद ही कर लेते हैं ये वाला काम। यस देयर इज, राधा देयर इज। सो रेमेडीज इन टॉट्स, हम कोर्ट के पास जाकर के क्या क्या मांग सकते हैं? हम डैमेजेस मांग सकते हैं अपने लिए, हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकते हैं कि नहीं उसको बोलो स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा, हम इंजंक्शन मांग सकते हैं कि उसको बोलो ये काम अब ना करे। कोर्ट से हम डैमेजेस मांग सकते हैं, इंजंक्शन मांग सकते हैं कि आस्क हिम टू स्टॉप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी मेरा प्रॉपर्टी जो कब्जा में ले लिया उसको बोलो रिस्टोर करेगा मेरे को, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी क्या? एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी सेल्फ डिफेंस, अगर कोई मेरे को धक्का मार रहा है तो क्या हम सेल्फ डिफेंस नहीं करेंगे? सेल्फ डिफेंस में हम उसको भी धक्का मारेंगे। प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, एक ट्रेसपासर घुस आया, क्या करोगे? कोर्ट जाओगे? तुम्हारे फ्लैट में, मजा का बात सुनो, तुम्हारे फ्लैट के अंदर एक अनजान आदमी आकर के रह गया, तुम्हारे फ्लैट में एक अनजान आदमी घुस गया, क्या करोगे? तुम्हारे फ्लैट में एक अनजान आदमी आकर के घुस गया, क्या करोगे बताओ? आई वॉन्ट एन आंसर, टेल मी, फटाफट बताओ। तुम्हारे फ्लैट में एक अनजान आदमी आकर के घुस गया, क्या करोगे बताओ? तुम्हारे फ्लैट में अगर अनजान आदमी आकर के घुस गया, तुम क्या करोगे? तुम उसका कॉलर पकड़ करके बाहर कर दोगे, है ना? इसी को बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, और ये एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है, ये अलाउड है, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है और ये अलाउड है। अब अर्जुन बोल रहा है लाठी से उसको कूट देंगे, ये अलाउड नहीं है। रीजनेबल थोड़ा सा फोर्स से आप उसको बाहर कर सकते हो। घर में अगर वो आपके घुसा है, आप उसका मर्डर कर दोगे? आप उसको लाठी से उसका सर फोड़ दोगे? नहीं, कॉलर पकड़ करके निकाल सकते हो। क्लियर है सर? धो देंगे? नहीं,
नहीं, तब आपको पुलिस पकड़ेगा। आप उसको फोर्स लगा करके निकाल सकते हो उसको, ऐसा नहीं है कि उसको मार डालोगे या धो डालोगे। री एंट्री ऑन लैंड, यार इस बार क्या हुआ, री एंट्री ऑन लैंड, तुमको निकाल दिया तुम्हारे जमीन से, तुमको तुम्हारे जमीन से निकाल दिया, तो क्या करोगे? सर हम भी कुछ आदमी लोग को लेकर के आएंगे और अपना जमीन कब्जा में लेंगे। ये खुद से कर सकते हो, ये सब अलाउड है रे बाबा, कोर्ट का दिमाग मत चढ़ो, खुद से कर सकते हो। रिकैप्शन ऑफ गुड्स, अगर तुम्हारा गुड्स किसी के कस्टडी में चला गया गलती से, वो कस्टडी से तुम छीन लो अपने गुड्स को, टेक बैक द गुड्स। सामने वाला अगर तुम्हारा गुड्स मार के बैठा है तो ले आओ, मान लो तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारा कॉपी मार के बैठा है, तुम जा सकते हो उसके घर और कॉपी छीन करके ला सकते हो। सर अगर नहीं ला सके तो फिर जुडिशियल रेमेडी, कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तब स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी होगा, कोर्ट उसको ऑर्डर करेगा कॉपी वापस कर। इंजंक्शन, डैमेजेस, इंजंक्शन, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ। यस ईशा, करेक्ट। और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी मैंने क्या क्या बताया? एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी, सेल्फ डिफेंस। यार मेरे को कोई धक्का मारेगा, हम थोड़ी ना गांधी जी की तरह उसको बोलेंगे यहां पर भी धक्का मारो, नहीं, हम भी धक्का मार देंगे। प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, घर में कोई घुसा आया तो कॉलर पकड़ कर निकाल देंगे। जमीन पर कोई कब्जा कर लिया, हम जमीन पर कब्जा करेंगे अपना। गुड्स किसी के गलत कस्टडी में आ गया, छीन लाएंगे। अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, न्यूसेंस खत्म करना मेरे को अच्छे से आता है। मान लो से फॉर एग्जांपल मेरा पड़ोसी जो है ना पेड़ पौधा उगाया है, लेकिन यार उसके जो ब्रांचेस है, पेड़ के जो ब्रांचेस है वो मेरे बैल्कनी के अंदर लटक रहे हैं। बोल दियो, सुनता नहीं है, सीधा आएंगे औजार लेकर के ब्रांच काट देंगे, पूरा पेड़ ही नहीं काटेंगे, जितना ब्रांच मेरे बैल्कनी में था वो ब्रांच काट देंगे उससे बिना पूछे, ताकि न्यूसेंस खत्म हो सके। ये मेरे को राइट मिला है। जुडिशियल रेमेडी पढ़ लिए, डैमेजेस, इंजंक्शन, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी में सेल्फ डिफेंस, यार सेल्फ डिफेंस, रीजनेबल फोर्स हम लगा सकते हैं अपने डिफेंस में। प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास समझ में आया? हाँ, रीजनेबल फोर्स हटा लगा करके हम उसको हटा सकते हैं प्रॉपर्टी से। और टू इजेक्ट देम मतलब कॉलर पकड़ करके बाहर निकालना, बट द फोर्स शुड बी रीजनेबल। हाँ, जिन लोग बोल रहा था लाठी चार्ज कर देंगे, धो डालेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आएगा बेटा, डिस्ट्रेस डैमेज फिसेंट आएगा नेक्स्ट पेज में। री एंट्री ऑन लैंड समझा दिए थे कि मेरे को मेरे ही जमीन से निकाल दिया गया तो मैं कब्जा कर सकता हूं आकर के। रिकैप्शनिंग ऑफ गुड्स, गुड्स गलत कस्टडी में चला गया, मैं ला सकता हूं। अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस समझ में आया ना, जो ओवरहैंगिंग ब्रांचेस थे नेबर ट्री के, मैं काट सकता हूं, ही मे कट ओवरहैंगिंग ब्रांचेस। ठीक है, ये हो गया अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। और ये लास्ट वाला जो बच्चे बोल रहे थे, डिस्ट्रेस डैमेज फिसेंट। डिस्ट्रेस डैमेज फिसेंट मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रेस डैमेज फिसेंट, जो गाय बछड़ा है, कैटल है, वो कैटल क्या कर रहे हैं? मेरे नहीं है, दूसरे के कैटल है, दूसरे के कैटल है, गाय बछड़ा है, और मेरे जमीन पर आकर के गंदगी फैला रहे हैं, पॉटी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। ए भाई नेबर, ये सब साफ कर, तुम्हारा बछड़ा, गाय, इन लोग यहां पर आकर के ये सब गंदगी फैला देता है, तुम यहां से ये सब साफ करो। नहीं करोगे? ठीक है, गाय बछड़ा को बांध दो, तो बांध दो, ले जाने नहीं देंगे। कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। एन ऑक्यूपायर यानी हम मे लॉफुली सीज एनी कैटल और चैटल विच आर अनलॉफुली ऑन हिज लैंड डूइंग डैमेज देयर एंड डिटेन देम अंटिल कंपेंसेशन इज पेड फॉर द डैमेज। क्रॉप्स खा गए तुम्हारे ये कैटल, लोग आकर के मेरा क्रॉप्स खा गए, मेरे को क्रॉप्स का डैमेज दो। नहीं दोगे? बांध करके रख, हम लोग भी वापस नहीं करेंगे, जो करना कर ले। इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रेस डैमेज फिसेंट, टू डिस्ट्रेन द थिंग्स व्हिच आर डूइंग डैमेज। रख लेंगे जो डैमेज कर रहा है, जब तक तुम मेरे को कंपेंसेशन नहीं दे देते हो। जोरदार तालियां, पूरा का पूरा टॉट्स जबरदस्त रिवीजन हुआ, जोरदार तालियां, जोरदार। लेबल छाप देना आयुष मतलब क्या होता है यार? इसका मतलब ये होता है आर्टिकल छाप देना न्यूज़पेपर में गलत फहमी फैलाने के लिए, रेपुटेशन डैमेज करने के लिए। क्लियर है सर? जबरदस्त।